हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VIPLS क्लासेस पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने इससे पहले क्लास 10th का आपका एक मॉडल पेपर कराया है जिसे बच्चों ने खूब प्यार दिया है। ऐसे ही मैं आपका क्लास 12th का मॉडल पेपर कराऊंगा जो कि आपके क्लास 12th की फिजिक्स का मॉडल पेपर है। और इसमें जितने भी प्रश्न कराऊंगा वो कहीं ना कहीं बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं। अच्छा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। देखो, एक एक करके मैं प्रश्न पढ़ते जाता हूँ और उन्हें सॉल्व करके जाता हूँ। तो एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया है। तो किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध होगा। तो कैसे प्रश्न करेंगे इस प्रकार को, देखें ध्यान से। तो इसमें बोला गया है कि 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को, तो यानी कि पहले एक तार था जिसका प्रतिरोध 24 ओम था। इस पर अब 24 ओम था तो इसके मान लेता हूं मैं, इसमें तीन पार्टों में बांट लेता हूं, एक, दो और तीन। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पूरे तार का प्रतिरोध टोटल 24 ओम था। ये एक पूरा तार था। अब 24 ओम पूरे तार का प्रतिरोध कब होगा? जब यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 होगा। जब ये 8 ओम होगा, ये 8 ओम होगा, ये 8 ओम होगा, तो 8 या 24, 24 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अब यही तार एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ दिया गया है। तो इस तार को मैं अगर समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ूंगा इस प्रकार, तो समबाहु त्रिभुज जोड़ने पर 8 ओम का प्रतिरोध तो यहाँ आ जाएगा, 8 ओम का प्रतिरोध यहाँ आएगा और 8 ओम का प्रतिरोध यहाँ आएगा। अब इसमें पूछा गया है कि किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध। तो किन्हीं दो शीर्ष, तो मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मैं निकाल देता हूँ ए और सी के बीच में प्रभावी प्रतिरोध। जब मैं ए और सी के बीच में प्रभावी प्रतिरोध निकालूंगा तो ये दोनों जो ऊपर वाले हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो मैं इनके नाम लिख देता हूँ R1, ये मान लो R2 और ये मान लो आपका R3। ठीक है सर। तो यहाँ हम R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो जब मैं R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 8 और 8 16। तो ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा इसका R1 और R2 का, R12 8 + 8 बराबर 16। ये तो आप जानते होंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला R1 + R2 है। और ये जो 8 और 8 16 है, ये 16 ओम का प्रतिरोध इस 8 ओम के किस प्रकार होगा? समांतर क्रम में। तो अब मैं लिखूंगा R12 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं चलो। तो समांतर क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला आप सभी को जानते हो कि क्या होता है आपका 1/r तुल्य बराबर 1/r1 + 1/r2। यहाँ दो प्रतिरोध हैं, एक जो R1 है वो हमारा R12 है, जो R2 है वो हमारा R3 है। तो जब दो प्रतिरोध हो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, पर मैं आपको एक R तुल्य निकालने का एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। जब दो प्रतिरोध होते हैं, जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे तो उन दोनों प्रतिरोधों को आप करोगे ऊपर गुणा और नीचे करोगे उनका जोड़। तो ऊपर हो जाएगा 24, नीचे हो जाएगा आपका, ऊपर 24 नहीं होगा सॉरी, ऊपर आप ऐसे रहने दो 8, 8 × 16, नीचे हो जाएगा 16 और 8 24। अब इसे काटो, 8 से 24 कटेगा 3 बार, तो यानी जो आर तुल्य आया आपका, आर तुल्य वो आया 16/3। तो कैलकुलेटिव प्रश्न था, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जब ये आंसर निकाल पाओगे। तो आप ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें 9/2 बिल्कुल गलत, 16/3 एकदम सही हो जाएगा, 12 ओम एकदम गलत, 24 ओम एकदम गलत। तो गलती मत कर देना कभी भी ऐसे कहेगा 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को। अब यहाँ पर देखो मैं एक बात करूंगा, यहाँ पर अगर समबाहु त्रिभुज के अलावा अगर कहता हूँ कि वर्ग में बांटा गया है, 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक वर्ग में बांटा गया, वर्ग में, अगर वो वर्ग में बांटने को कहता 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को, तो मैं क्या करता, मैं एक वर्ग बनाता और 24 ओम को 4 हिस्सों में बांटता, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। तो 4 हिस्सों में, तो यहाँ आता 6, इधर आता 6, इधर आता 6 और यहाँ भी आता 6। तो ये 6, ये 6, ये 6, ये 6। फिर उस मुंह, अगर प्रश्न में ये पूछता है किसी भी दो किनारों के बीच में अगर तुल्य प्रतिरोध निकालो, तो मैं दो किनारों के बीच निकाल देता तरीके से। तो आप ध्यान रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज बोला गया है या समबाहु या फिर आपका वर्ग बोला गया है। तो वर्ग बोलता है तो इसे 4 भागों में बांटेंगे, त्रिभुज बोलता है इसे 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्या होती है? औसत शक्ति का क्षय क्या होता है? अब ये दूसरा जो प्रश्न है आपका, उसमें पूछा गया औसत शक्ति क्षय। तो औसत शक्ति क्षय का जो फॉर्मूला होता है पी एवरेज बराबर, अच्छा ये कौन से चैप्टर से प्रश्न है? ये आपका प्रत्यावर्ती धारा वाले अध्याय से चैप्टर से आपका प्रश्न है। तो पी एवरेज यानी औसत शक्ति होती है, वो होती है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव। यहाँ पर जो कॉस फाइव शक्ति गुणांक है, IRMS धारा का वर्ग माध्य मूल मान है और VRMS व्यव का वर्ग माध्य मूल मान है, और यहाँ पर जो फाइव है वो कला है, फाइव है वो कला है। इसी का खेल है इस प्रश्न में।
क्या खेल है इसमें? तो देखो, इसने बोला है शुद्ध प्रेरकत्व। तो आप जानते होंगे कि जब कभी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगाए, शुद्ध प्रेरकत्व एल लगाए, किससे? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। ये एल लगाए शुद्ध प्रेरकत्व एल प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। तो आपको पता होगा कि जब एल लगा होता है शुद्ध प्रेरकत्व प्रत्यय धारा स्रोत से, तो वहां पर वी और आई के बीच में जो कला होती है वो पाई बाई 2 होती है। जब पाई बाई 2 कला है तो फाई का मान आ गया कला, ये कला है ना, ये पाई बाई 2 यही कला है, ये फाई का ही मान है। जब फाई का मान पाई बाई 2 अगर मैं इसमें रखूंगा तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 यानी कॉस 90, और कॉस 90 का मान आप सभी जानते हो, कॉस 90 का मान होता है 0। जब ये कॉस 90 यहाँ आएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इस पूरा का पूरा ये सभी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो पी एवरेज आएगी वो आपकी 0 आ जाएगी। अब देखते हैं, 1/2 एल आई स्क्वायर एकदम गलत, 2 एल आई स्क्वायर एकदम गलत, वी नोट आई नोट 2/, एकदम गलत, शून्य एकदम इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको शुद्ध प्रेरकत्व में पूछे तब भी शून्य आती है, और शुद्ध संधारित्र भी लगाओ, अगर आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में शुद्ध संधारित्र लगाओ तब वहां भी औसत शक्ति शून्य ही आती है, क्योंकि शुद्ध संधारित्र वाले में भी आपका कलांतर पाई बाई 2 होता है, और एल वाले में कलांतर पाई बाई 2 होता है। और जब केवल आर लगाओ, आर शुद्ध प्रेरकत्व, तो वहां पर कलांतर 0 होता है। तो कलांतर लिख के आप किसी की भी औसत शक्ति निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। पदार्थ के दो घनों की जाए, यानी कि दो घन हैं और जो समान पदार्थ से बने हुए हैं। तो समान पदार्थ की बोल देता है तो आप समझ जाएं कि घन की जो भुजाओं, घन की जो बात कर रहा है उनका पदार्थ समान है, तो उसका जो प्रतिरोधकता है वो समान है। अब भुजाएं उनकी क्रमशः एल है और एक की 2L है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात बता दो। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसे। तो मैं लिख लेता हूँ, जैसे पहला जो घन है उसकी जो भुजा है वो एल है, जो दूसरा घन है उसकी भुजा है 2L। ठीक है सर, समझिए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले जो घन का प्रतिरोध निकालता हूं। तो पहले घन का प्रतिरोध निकालने होना है R1 बराबर रो एल अपॉन ए। तो इस लंबाई को L1, इस क्षेत्रफल को A1। इधर जो R2 है, R2 यानी दूसरे घन का जो प्रतिरोध आएगा वो आएगा रो L2 अपॉन A2। अब आप पूछ सकते हो मुझसे सर यहाँ पर आपने L और A के नीचे 1 1 2 2 लिख दिया, लेकिन रो के नीचे नहीं लिखा। क्योंकि देखो यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है समान पदार्थ के, जब समान पदार्थ के होते हैं तो वहां का उनका दोनों का घनत्व, सॉरी उनका प्रतिरोधकता समान होती है। क्योंकि किसी भी पदार्थ की प्रकृति समान होगी तो उसकी प्रतिरोधकता समान होगी। प्रतिरोधकता बोलो इसे या फिर विशिष्ट प्रतिरोध बोलो, दोनों समान होंगे। अब आ जाओ प्रश्न में। तो R1 बराबर इस घन की लंबाई कितनी है L, रो L अपॉन इसका एरिया कितना होगा, तो घन है तो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 6a स्क्वायर, यानी a का यहाँ पर भुजा, a क्या है भुजा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6L स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6L स्क्वायर, क्योंकि भुजा इसमें L है। अब इधर R2 बराबर रो का रो रहेगा यहाँ पर L2 यानी दूसरे घन की लंबाई 2L बट्टे एरिया, तो दूसरा भी घन है तो दूसरे घन का एरिया जाएगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो भुजा यहाँ पर 2L और इसका स्क्वायर। अब इन दोनों का हमें आपस में भाग देना है क्योंकि अनुपात निकालना है। तो R1 अपॉन R2 बराबर ऊपर आएगा रो L अपॉन 6L स्क्वायर बट्टे ये आएगा रो 2L अपॉन 6, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4L स्क्वायर। अब यहां से देखें क्या कट सकता है, तो रो से रो कट गई, एल से एल कट गई, ठीक है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गई, 6 से 6 कट गई। अब बच क्या गया, R1 अपॉन R2 बराबर ऊपर यहाँ 1, नीचे भी 1, नीचे यहाँ 2 और फिर सबसे नीचे 4। तो ये नीचे वाली संख्या का ऊपर होना, बीच वाली का बीच में, तो 4/2 यानी कि 2/1, यानी कि R1 अनुपात R2 आ गया 2:1। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न होगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन 1:1 बिल्कुल गलत है, दूसरा ऑप्शन है 1:2 बिल्कुल गलत, तीसरा ऑप्शन 2:1 एकदम सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन 4:1 ये भी गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम, चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट मीटर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताओ। मतलब इससे सिंपल कोई प्रश्न हो सकता है? अगर आप पेपर में पढ़ के गए हो तो आपको सभी प्रश्न आते हुए लगेंगे, आपको सिंपल लगेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ के नहीं जाते हो तो आप उन प्रश्नों को ऐसा देखोगे जैसे कि मैंने उन्हें पहले भी देखा ही नहीं है। तो चौथा जो आपका प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का जो आयाम होता है E0 वो 6 वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर इसका मात्रक है। अब इसमें B0 पूछा है मुझसे, यानी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछा है। तो ये विद्युत चुंबकीय वाले चैप्टर में आपको एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि E0 अपॉन जो B0 है वो बराबर होता है C के। बताओ और क्या चाहिए इस प्रश्न में? कुछ नहीं, बस हो गया प्रश्न। तो E0 का मान 6, B0 मुझे निकालना है, C का मान, C होती है प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल आप सभी जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके नीचे मैं 1 मानता हूं। अब 3 से जो आपकी 6 कट जाएगी वो 2 बार कट जाएगी, 2 का इधर मल्टीप्लाई जाएगा,
या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी नोट और ये इधर इंटू 3 से कटेगा तो यहाँ पर 1 बचा, तो 1 गुणा 10 की पावर 8 बराबर ये 2 हो गया, ठीक है। अब मैं 1 गुणा 10 की 8 को नीचे ले जाता हूँ इसकी, तो ये आएगा बी नोट बराबर 2/1 गुणा 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 को ऊपर ले जाऊंगा तो 2 गुणा 10 की पावर -8, और ये क्या है, बी ने चुंबकीय क्षेत्र, तो पीछे लिखूंगा मैं टेस्ला। तो ये आपका बी नोट आ जाएगा। अब आंसर चेक करते हैं, दोबारा देखें, ई नोट अपॉन बी नोट बराबर सी। ई नोट का मान आपको दे रखा है 6, बी नोट मुझे निकालना है, सी प्रकाश की चाल, 3 गुणा 10 पर 8 हो जाएगी। इसके नीचे मैंने 1 मान लिया। अब 3 से 6 कट गई 2 बार, अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 2, बी नोट का इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये इसके नीचे ले गया मैं, देखो ये आ गया 1 गुणा 10 पर 8। अब 10 की पावर 8 को नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस की घात माइनस की हो जाएगी, इतना आप जानते होंगे। तो फोर्थ आपका क्वेश्चन है, आंसर चेक करते हैं हम। 6t एकदम गलत, 2 गुणा 10 की पावर -8t एकदम सही, 2 गुणा 10 की पावर -t एकदम सही है। तीसरा ऑप्शन एकदम गलत, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर चेक कर लेते हैं, एकदम गलत हो जाएगा। अगला जो आपका 5वां प्रश्न है उस पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश दिया गया E और द्रव्यमान है m, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, तो उस पर त्वरण क्या है, यानी कि हमें निकालना है त्वरण। तो आप यहां पर त्वरण कैसे निकालेंगे, 5वां प्रश्न, त्वरण कैसे निकालेंगे। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, सॉरी द्वितीय नियम। सर ये कहां से पहुंचे आप 11th क्लास में, पुराने पापों की सजा दे रहे हो हमें। कोई नहीं, न्यूटन का द्वितीय नियम आप सबको याद होगा, एफ बराबर एम ए। अब यहां से मुझे एक त्वरण निकालना है, तो ए बराबर होगा एफ अपॉन एम, है क्या नहीं। अब त्वरण निकालने के लिए एफ एफ चाहिए और एम चाहिए। अब एफ क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर बल है, और बल विद्युत वाले चैप्टर में क्या होता है, विद्युत बल, और विद्युत बल का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई अपॉन एम, ये होता है। अब Q का है जिस पर आवेश, मतलब जिस पर बल लग रहा है उसका उसका आवेश कितना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E है, तो यहाँ पर हो जाएगा E और वैद्युत क्षेत्र E अपॉन एम। क्या समझे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है जिसका आवेश E है, तो E मैंने आवेश के स्थान पर रख दिया, और उस पर आपका m द्रव्यमान है, तो नीचे आपका द्रव्यमान आ गया, और एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है। तो बल का फॉर्मूला होता है, वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। Q होता है जिस पर बल लग रहा है उस पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश E है, और वो किस वैद्युत क्षेत्र में, E में, और बट्टे m। तो अब मैं ऑप्शन चेक करता हूँ जल्दी। तो E अपॉन एम एकदम गलत, बड़ी ई छोटी ई बट्टे एम, बड़ी ई छोटी ई बट्टे एम, तो दूसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार हमने जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो अब 5 प्रश्न कर लिए। आगे मैं चलता हूँ, थोड़े बड़े प्रश्न हैं जो कि आपके लघुत्तरी प्रश्न कह सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो कुछ थ्योरी के प्रश्न है इसमें, थ्योरी के प्रश्न मैं नहीं कराऊंगा इसमें, मैं इसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। थ्योरी के प्रश्न आपने पढ़े होंगे, नहीं तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में m द्रव्यमान का कोई आवेश कण v वेग से गति करता है, तो उसका आवर्तकाल। हाँ, एक 6वां प्रश्न हो रहा है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें बोला जाएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में m द्रव्यमान का कोई आवेश कण v वेग से गति करता है, तो उसका आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है, आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इस 6वें प्रश्न को ध्यान से देखें, देखो ध्यान से। तो क्या बोला इसमें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में m द्रव्यमान का कोई आवेश कण v वेग से गति करता है, तो उसका आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब कभी चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस का मतलब है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के अंदर की ओर है, जब कभी आवेश कण Q है जो v वेग से गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो उस चुंबकीय क्षेत्र में गोल गोल घूमने लग जाता है, ठीक है। अब जब ये गोल गोल घूमता है तो इसका जो आवर्तकाल आता है, तो वो आता है T बराबर 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये आता है। अब इसमें यही पूछा गया है कि ये आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं कर रहा, तो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र तो टी के फॉर्मूले में है, तो इस पर तो निर्भर कर रहा है, ठीक है। वेग पर, वेग इसमें है, ये नहीं है, तो वेग पर निर्भर नहीं कर रहा। आगे पढ़ लेता हूं, द्रव्यमान पर, तो द्रव्यमान भी है एम ये रहा। आवेश पर, आवेश भी है क्यू, तो आवेश भी इस फॉर्मूले में है, चुंबकीय क्षेत्र भी इस फॉर्मूले में है, द्रव्यमान भी इस फॉर्मूले में है, तो तीनों पर आपका आवर्तकाल निर्भर करता है, लेकिन वेग पर निर्भर नहीं करता। ये आप ध्यान रखेंगे, तो दूसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्या समझे आप, पेपर में आपका 1 नंबर में ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो इसलिए इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। जो आवर्तकाल है वो किस पर निर्भर नहीं करता, तो वेग पर निर्भर नहीं करता, ये आप ध्यान रखें। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला है धारामापी का वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। धारामापी को वोल्ट मीटर बदलने के लिए आप उसके क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को धारामापी के
श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा देते हैं, धारामापी के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाएंगे, जिससे वो जो वोल्टमीटर है वो धारामापी बन जाएगा। ठीक है, विद्युत चालकता की परिभाषा भी सूत्र लिखो। ये थ्योरेटिकल जो आपके प्रश्न है उन्हें नहीं करा रहा हूं मैं, इस वीडियो में मैंने आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कवर किए हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न देखें आप। 9वां प्रश्न क्या है कि एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने का क्या तरीका है मैं आज आपको बता देता हूं। अगर आपका प्रतिरोध से संबंधित त्रिज्या की बात करें, लंबाई की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, किसी को दुगुना करे, तिगुना करे, कुछ भी करे, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो आपसे बचेगा नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लें, बस तभी हो जाएगा। तो एक ये आप एल एस स्टाइल ध्यान रखें। एल एस स्टाइल क्या कहती है, अगर मान लो आपका R1 R2 यानी लंबाई की बात करता है, ऐसे प्रश्नों में अगर लंबाई की बात करें, केवल लंबाई की बात, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे। यदि वो बात करता है क्षेत्रफल की, तो हम लगाएंगे R1 अपॉन R2 बराबर A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पर L1 अपॉन L2 में L1 ऊपर है, L2 नीचे है, और A2 अपॉन A1 में क्षेत्रफल की बात करता है, तो A2 ऊपर है, A1 नीचे है। ठीक है सर, ये याद रखेंगे बिल्कुल हम। ठीक है, अब आ जाओ, लंबाई की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें। अच्छा, अगर वो बात करता है व्यास की, जिसे हम व्यक्त करते हैं डी से, या बात करता है त्रिज्या की, सर क्या बात करता है, जैसे किसी तार की त्रिज्या बढ़ा दी, व्यास बढ़ा दी, ये कुछ ऐसी बात करता है, तो उसमें आपको प्रतिरोध पूछे, तो व्यास के लिए लगाएंगे आप R1 अपॉन R2 बराबर D2 अपॉन D1 की घात होल 4। त्रिज्या में आप लगाएंगे, आप त्रिज्या को हम छोटी r से व्यक्त करते हैं, तो R2 अपॉन R1 बराबर R1 ऊपर है और R2 नीचे, और इसमें R2 अपॉन R1 का होल 4। और जब आपसे लंबाई और क्षेत्रफल दोनों की बात करता है, लंबाई और क्षेत्रफल दोनों की, लंबाई भी है और क्षेत्रफल भी है, तो आप प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला आएंगे R1 अपॉन R2 बराबर आपका लंबाई L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। तो ये वो 5 फॉर्मूले हैं जिनकी सहायता से आप किसी भी ऐसे प्रश्न को 2 या 1 मिनट में कर सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये वो शॉर्ट ट्रिक है। ये एल एस स्टाइल में नोट पॉइंट आप लिख लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं लिख लें ध्यान से। मैं इन्हें बार बार बच्चों को बताता हूँ कि लंबाई की बात करता है तो आप ये फॉर्मूला लगाएं, क्षेत्रफल के लिए ये आएगा, व्यास के लिए आएगा, त्रिज्या के लिए, और लंबाई क्षेत्र ये आएगा। अच्छा, इसमें जहां जहां 1 लिखा है, जहां जहां इसमें 1 लिखा है, तो उसका मतलब है पुराना, और जहां 2 लिखा है वो है आपका नया। क्या समझे आप, नहीं समझे तो दोबारा देखें। R1 देखो 1 लिखा है R के नीचे, तो यानी पुराना प्रतिरोध है, R2 तो नया प्रतिरोध है, L1 पुरानी लंबाई है, L2 नई लंबाई है। इसी प्रकार ये सब है आपके, जहां जहां 1 लिखा है वो पुरानी चीज है, और फिर 2 है उसमें नई क्या बदलाव की है। अब मैं सीधे आपका प्रश्न पे आता हूं। तो प्रश्न आपका क्या था, प्रश्न था आपका एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तो शुरुआत में उस तार का प्रतिरोध 2 ओम था, मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो तार का शुरुआत में जो प्रतिरोध था वो 2 ओम था। तो यहाँ पर आपका 11वां प्रश्न है, इसमें मैं लिख लेता हूँ कि R1 बराबर 2 ओम, ये शुरुआत का प्रतिरोध दिया है, R1 बराबर 2 ओम। ठीक है सर, लिख लिया। अच्छा, अब क्या करें सर, अब इसमें बोला गया कि तार की त्रिज्या को खींचकर आधी कर दी जाती है, तार को खींचा जाता है और आधा कर दिया जाता है। तो मैंने मान लिया है कि जो पहली तार की त्रिज्या थी वो R1 थी, वो R, और फिर जो तार को खींचकर त्रिज्या कर दी गई, पहले R थी अब कर दी गई आधी, यानी R/2, और तुम्हें नया प्रतिरोध R2 पूछा गया है। तो त्रिज्या की बात कर रहा है तो हमें लगाएंगे त्रिज्या वाला, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, त्रिज्या वाला। तो सीधे लगा दो, R1 अपॉन R2 बराबर, देखो क्या है, R2 अपॉन R1 का होल 4। रखो मान, R2 का मान क्या है, R/2, और नीचे R1 का मान R, और की घात है 4, तो R 4 कट गया, तो यहाँ बच गया R1/R2 बराबर 1/4 की, सॉरी 1/2 की होल पावर 4, 1/2 है ये। अब 1/2 की होल पावर बताओ कितना होता है, तो R1 अपॉन, सॉरी R1 का मान और रखेंगे यहाँ पर, अगले स्टेप में रख देता हूँ, R1 अपॉन R2 बट्टे 1/16, तो इसे यहाँ कर देता हूँ मैं। तो R1 यानी जो आपका पुराना प्रतिरोध 2 ओम दे रखा है, तो 2/R2 बराबर 1/16, 16 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका R2 32 ओम नया प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार कोई भी प्रश्न करे आप इन फॉर्मूलों से कर सकते हो। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला आपका प्रश्न है, देखो पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको। तो अगला आपका प्रश्न है आपका 11वां, सॉरी वो जो आपका पिछले वाला क्वेश्चन था वो आपका 9वां प्रश्न था, ये 9वां प्रश्न है आपका, ये 9वां प्रश्न है। अब मैं आपको कराता हूँ 11वां प्रश्न, ध्यान से देखिए 11वां प्रश्न क्या है।
का प्रश्न है एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्र की कुंडली से इतना चुंबक क्षेत्र गुजरता है तो फ्लक्स बताओ। तो ध्यान से देखें, आराम से हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे फिर समझेंगे क्या पूछा हुआ है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसमें देखा होगा बद्ध फ्लक्स में पूछ रहा है, बद्ध फ्लक्स। तो बद्ध फ्लक्स यानी फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बी, उसका पहली बात तो यह फॉर्मूला क्या है सर। तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो अब मेरे पास चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला है, तो अब मैं सवाल में देखूंगा मेरे पास बी है, ए है और थीटा है, इन तीनों से कुछ चीज है। तो मेरे पास बी है, कितनी है 3i कैप प्लस के 4k कैप, ये आपका बी है। और जो ए है वो है 0.2 मीटर स्क्वायर। थीटा मेरे पास नहीं है, तो अब सर इसे कैसे करूंगा। तो जब आपको थीटा नहीं दिया जाता है, बी और ए हो, तो उसके लिए चुंबकीय फ्लक्स का एक फॉर्मूला और है, वो है फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे जब आपके पास थीटा नहीं दिया हुआ। तो हमारे पास बी तो दिया हुआ है, फाई बराबर बी है मेरे पास 3i कैप प्लस के 4k कैप, लेकिन मेरे पास ए नहीं है। ए है लेकिन वो घुमा के दिया है। उसने एक प्रश्न में बोला है कि जो ये कुंडली है इतने मीटर स्क्वायर की, ये एक्स वाई तल में रखी है। किसमें रखी है? एक्स वाई तल में। तो हमें जो कुंडली एक्स वाई तल में रखे दी गई है उसका हमारे पास परिणाम है, लेकिन एक्स वाई तल में कुंडली जो रखी है उसकी मेरे पास दिशा नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये एक्स वाई तल में जो कुंडली रखी है इसकी दिशा निकालूंगा। तो देखें किस प्रकार। तो मैं मान लेता हूँ कि ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, और इसके लंबवत इस पेन की दिशा में, इस पेन की दिशा में आप देख पा रहे होंगे ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, और इस पेन की दिशा में ऊपर की तरफ आपका जेड अक्ष है। ठीक है, ये आपका जेड अक्ष है। तो मैं जेड अक्ष इसमें यहाँ ए इस प्रकार बना देता हूँ। अब यहाँ पर जो एरिया दे रखा है ए 0.2 मीटर स्क्वायर, वो आपका एक्स वाई तल में दे रखी है कुंडली। एक्स वाई तल में यहाँ पर ये 0.2 मीटर स्क्वायर की कुंडली रखी हुई है, और हमें पता है कि जो आपके क्षेत्रफल होता है उसका मान ये 0.2 है, लेकिन दिशा का है। तो क्षेत्रफल की दिशा हमेशा आप याद रखेंगे कि जो कुंडली होती है उसके तल के लंबवत होती है। तो यहाँ पर एक्स वाई तल में ये कुंडली रखी हुई है और इसके तल के लंबवत है इस ए की दिशा। इसका तल किसकी तरफ है? लंबवत, ये लंबवत है। ये इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे चित्र में, फोन में देख पा रहे होंगे आप। तो ये आपकी कुंडली है एक्स वाई तल, और इसके लंबवत आप इस पेन की दिशा में, आपका पेन की दिशा में आप इस क्षेत्र की दिशा मान सकते हैं। अब होता क्या है कि जो इस कुंडली की दिशा है वो ऊपर की तरफ लंबवत है, और ऊपर की तरफ हमारी कौन जा रहा है? जेड अक्ष। जेड अक्ष भी देखो ऊपर की तरफ है, और इस कुंडली की दिशा भी ऊपर की तरफ है। तो जेड अक्ष की दिशा होती है के कैप। तो इस प्रकार इस कुंडली की दिशा भी के कैप हो जाएगी। अब मैं इसे आसानी से कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास ए मिल गया और बी मिल गया। अच्छा, इनका गुणा करने से पहले आप एक बात और जानें, यदि आप आई का डॉट गुणा आई से करते हो तो एक होता है, यदि आप जे का डॉट जे से करते हो तो भी एक होता है, यदि आप के का डॉट के से करते हो तो भी एक होता है। यानी जब भी मैं आई का गुणा आई से करूंगा तो एक होगा, जे का गुणा जे से करूंगा तो एक होगा। यानी कि आपने गणित में पढ़ा होगा, एक चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण, जो आपका इंटर की मैथ में भी है और 11 की फिजिक्स में भी है। तो आई का डॉट आई एक, जे का डॉट जे एक और के का डॉट के एक। लेकिन अगर आई का मैं जे में करता हूँ, या जे का मैं के में करता हूँ, या के का मैं आई में करता हूँ, बदल के करता हूँ, तो ये जीरो आता है। क्या समझे आप? तो मुझे सीधे आई का आई में करना है, जे का जी पे करना है, के का के करना है, और अगर कोई होगा तो उसका नहीं करना है। तो जैसे मैं 3i का करता हूँ तो 3i का 0.2 के में करूंगा, नहीं करूंगा। तो जैसे मैं 3i का 0.2 में करूंगा तो 3 का 0.2 में तो हो जाएगा, लेकिन आई का के में हो जाएगा जीरो। तो इस प्रकार इसका इसमें नहीं करूंगा, मैं करूंगा सीधे 4k का इधर। तो फाई बराबर आ गया आपका 4 दूनी 8 यानी 0.8, कोष्टक में के डॉट के और के का आपस में क्या होता है 1। तो फाई बराबर आ जाएगा 0.8, और फ्लक्स का जो मात्रक है वो है वेबर। तो इस प्रकार आपका 11वां प्रश्न हो गया। और यहाँ पर ध्यान रखें, आपका जो 11वां प्रश्न है आपके लिए एक सीख है, ये मन देखें, उसमें थीटा कहाँ है, बी कहाँ है, ए कहाँ है, और उनका इंतजार करके आप रख दें और आंसर मिल जाएगा आपको। पर क्या पता पेपर में इस प्रकार के प्रश्न को दे दे। तो इस प्रकार अगर आपको देगा तो आपको इस प्रकार आपको क्षेत्रफल की दिशा निकालनी आनी चाहिए। अगर क्षेत्रफल एक्स वाई तल में है तो उसकी दिशा जेड अक्ष में आएगी। क्या ध्यान से देखें, अगर कोई क्षेत्रफल एक्स वाई तल में है तो उसकी दिशा जेड अक्ष में आएगी, और अगर कोई तल वाई जेड में है तो उसकी एक्स में आएगी, और अगर कोई तल जेड एक्स में है तो उसकी दिशा वाई में आएगी, वाई में। अगर एक्स वाई तल में कोई आपका पृष्ठ रखा है
तो उसकी जो दिशा होगी पृष्ठ की वो जेड अक्ष की ओर हो जाएगी। और अगर कोई तल वाई जेड में रखा है तो उसकी दिशा एक्स अक्ष की ओर हो जाएगी। और अगर कोई तल जेड अक्ष में रखा है तो उसकी दिशा वाई अक्ष में हो जाएगी। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। 8.5 गुणा 10 के पावर 28 मीटर क्यूब है। तो मैं एक एक करके जितने भी मान दिए उन्हें लिख लेता हूँ। तो जो कि आपका बोला गया प्रश्न है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व आपका एन बराबर होता है 8.5 गुणा 10 की पावर 28 मीटर क्यूब। इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एन मुझे दिया हुआ है, एन बराबर है 8.5 गुणा 10 की पावर 28 मीटर क्यूब। ठीक है। 20 सेंटीमीटर लंबाई का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार में। तो सबसे पहले मुझे 20 सेंटीमीटर लंबाई, तो लंबाई हो गई एल बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और एरिया होगा मेरे पास, एरिया हो गया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहला काम मेरा ये बनता है कि मैं इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लूँ। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलूंगा 10 स्क्वायर माइनस 2 होगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि तांबे के तार में प्रवाहित धारा बताओ, यानी आई इसमें पूछी हुई है मुझसे, आई पूछी हुई है। ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है आगे कि मान ज्ञात कीजिए यदि तार में 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। तो विभव दे रखा है मुझे 4 वोल्ट। आगे और पढ़ता हूं मैं। तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, तार में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, गतिशीलता को आप सभी जानते हैं म्यू से व्यक्त करते हैं, म्यू से व्यक्त करते हैं। गतिशीलता को म्यू से व्यक्त करते हैं और इसका मान दे रखा है 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 6। इतना कुछ मुझे दे रखा है, मैं रख देता हूँ इस पेपर को साइड में। अब करते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे, इसमें आई कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले आई निकालने का फॉर्मूला समझ लो। तो आई निकालने का फॉर्मूला है आपका आई बराबर वी ना, ये ट्रिक याद रखें, आई बराबर वी ना। इस ट्रिक से आपको आई का निकालने का फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो आई बराबर होता है वी डी ई एन ए। तो यहाँ पर मैं देखूंगा मेरे पास क्या क्या है। तो मेरे पास ई का मान है, तो बिल्कुल है। ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। एन का मान है, बिल्कुल है। ए का मान है, बिल्कुल है। तो सर ये वी और एल क्यों दिए म्यू? तो वो इसलिए दिए हैं कि आप इनकी सहायता से वी डी निकाल सकें। सर कैसे निकालेंगे? तो आपकी चुंबकशीलता, सॉरी जो आपकी दी हुई है गतिशीलता, गतिशीलता जो म्यू होती है वो होती है वी डी अपॉन ई, और जो ई होती है वो होती है वी अपॉन एल। तो मैं ई बराबर वी अपॉन एल इस ई की जगह रख दूंगा। तो म्यू बराबर हो जाएगा आपका वी डी अपॉन ई की जगह वी अपॉन एल, एल चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा वी डी एल अपॉन वी। अब मुझे निकालना क्या है यहाँ से? तो मुझे निकालना है वी डी। तो वी को मैं इसमें क्रॉस में पहुंचा दूंगा ऊपर, और एल आ जाएगी नीचे। तो फाइनली जो वी डी बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू इंटू वी अपॉन एल। ये समझे आप? वी तो क्रॉस में इधर चली गई म्यू के पास, एल इधर गुणा में थी वो नीचे आ गई, तो वी डी का मान आ गया। अब वी डी का मान उठा के मैं यहाँ रखता हूँ। तो वी डी है मेरे पास वी डी म्यू इंटू वी अपॉन एल इंटू ई एन ए, ये आई बराबर आ जाएगा आपका। अब अभी नहीं आया है, अभी तो बात शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो आई बराबर इन सभी के मान रखो, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान सुने। इस चैप्टर से, ये कौन सा चैप्टर है? तो वैद्युत चालन वाला चैप्टर है। इस चैप्टर से जितने भी आपके न्यूमेरिकल बनेंगे सभी फॉर्मूला बेस्ड बनेंगे। इसके जितने भी फॉर्मूला है आप सभी को याद कर लो, मैं आपसे बता दे रहा हूँ। तो आई बराबर म्यू का मान, म्यू का मान है 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 गुणा वी, भैया कितना है आपका 4 वोल्ट, गुणा आपका ई 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुणा एन का मान, एन का मान आपका ऊपर दिया है 8.5 गुणा 10 की पावर 28। ए का मान एरिया है आपका 1 गुणा 10 की पावर माइनस 4। अब चलेगी जंग, अब चलेगी मिथुन चक्रवर्ती की जंग। तो यहाँ पर आपका यू म्यू वी ई एन ए और पट्टी एल, एल और रहेगी अभी, एल कितनी है 20 गुणा 10 की पावर माइनस 2। अब बेड़ा काटो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 20 को काटता हूँ। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर? तो 4 से 20 कट गया आपका 5 बार, बड़ी सिंपल चीज। 5 से इस 4.5 को काटो, तो 5 से 45 9 बार, तो 0.9। तो ऊपर बच गया आई बराबर 0.9। संख्याओं को मैं आगे लिख लेता हूँ। 0.9 संख्या है, 1.6 संख्या है, और आपकी 8.5 संख्या है। घातों को मैं पीछे लिख लेता हूँ। तो 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर 28 और 10 की पावर माइनस 4। और ये 10 की पावर जो 2 नीचे चल रही है ये ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगी 10 की पावर 2 प्लस की। आ जाओ बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो इस प्रकार ये इतनी लंबी कैलकुलेशन है, आप इसे करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, करके जाना, ठीक है ना।
तो आप ये 0.9 का अगर 1.6 में गुणा करते हो 16 में होती है 144, तो यहाँ हो जाएगा 1.44। यहाँ पर एक संख्या पॉइंट, एक संख्या पॉइंट, दो संख्या पॉइंट हो जाएगा, गुणा 8.5 गुणा। अब आ जाओ, तो सबसे पहले माइनस की घात में जोड़ लेता हूँ। तो 6, 6 और 4 10, 10 और 19 29, तो 10 की पावर ये तो हो गया 29। इधर हो जाएगा आपका 10 की पावर 28 और 2 30। वाह क्या मस्त कैलकुलेशन है। तो आई बराबर ये हो जाएगा आपका, अगर अगर मैं यहाँ से अगर एक पॉइंट हटा दूँ, यहाँ से एक पॉइंट हटा दूँ तो मजा ही आ जाए। तो 144 इंटू 85, जब मैंने यहाँ से एक पॉइंट हटाया तो नीचे बढ़ेंगी 2 जीरो, और यहाँ से बढ़ाया तो यहाँ नीचे बढ़ेंगी 1 जीरो, और ऊपर बच जाएगा 10 की पावर सिर्फ 1। 10 की पावर 1 को आप 10 लिख सकते हो, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा आई बराबर 144 गुणा 85 बट्टे 100। ठीक है, अब ना मैं इसे काट लेता हूँ, तो इसे 5 से काटो सबसे पहले। इसे 5 से काटेंगे 17 पंजे 85, और इसे 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100। अब ये 2 से और कट जाएगा, तो 10 दूनी 20, और ये 2 से कटेगा 72 बार, तो ये हमारा 72 दूनी 144 और 70 पंजे 100 जाएगा। अब नहीं कर सकता, और हाँ अभी कट जाएगा, 2 से और कट जाएगा, तो ये 5 दूनी 10, और ये 72 कटेगा आपका 2 3 6 2 6 36 बार, तो ये आ गया आपका 36 गुणा 17 बट्टे 5। अब 5 से आप 17 में भाग दे दो, तो ये जाएगा 36 गुणा, ऐसा करो 5 से आप 36 में भाग दो, क्योंकि हमें 17 का पढ़ा तो याद है लेकिन 36 का नहीं याद है। तो 5 से आप, मैं इसे सही लिख देता हूँ, ये है 36 गुणा 17 बट्टे 5। देखो कैलकुलेशन जितना हो सके उसे सरल करो। आप अगर 5 का अगर भाग 17 में देते हो तो एक सिंपल वैल्यू आएगी, और उसका फिर गुणा करते फिरोगे 36 में, तो इसलिए अब मैं 5 का भाग देता हूँ 36 में, जो मैं दे सकता हूँ। 5 6 30 बचे 6, पॉइंट लगाया, जीरो बड़ी 5 का 36 में 7 बार जाएगा ना, हाँ 7 बार जाएगा, वही तो 5 का 36 में जाएगा 7 बार, 7 पंजे 35, एक बचेगा, पॉइंट लगाओ 10 5 दूनी 10 गुणा 17। अब देखो हो गया ना सिंपल। तो अब 17 दूनी 34, 34 के आगे 4, हासिल लागे 3। ठीक है सर, 17 सत्ते होते हैं 119, और 119 और 3 कितना हो गया आपका 122। अब पीछे कहाँ से एक संख्या पॉइंट लाएंगे, तो आई बराबर आ गया आपका, सही किया ना मैंने बोला, हाँ हाँ 122.4 एम्पियर धारा आ जाएगी। ये आपकी धारा फाइनली आ जाएगी 122.4 एम्पियर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस प्रकार का कोई भी पेपर में प्रश्न बने तो उसे आराम से सतल्ली से तरीके से आप बढ़िया बढ़िया तरह सभी मान लिख लो, और फिर फॉर्मूला याद करो। बस फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आएगा, इसमें अलग से प्रश्न नहीं बनते हैं, सब फॉर्मूला बेस्ड ही बनते हैं। इस प्रकार अभी हमने ये किया है, आपका कौन सा प्रश्न है, ये 12वां प्रश्न है, ये 12वां प्रश्न हमने किया है अपने टेस्ट का। अब मैं अगले प्रश्न में आपको ले चलता हूँ। लिख लो कहीं पर भी, गांठ बांध लो ये बात कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित करो, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ये बात ध्यान रखें आप कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित करो जब उसके बीच में पूरी तरह अपवर्तनांक भराओ और एक आंशिक रूप से परावर्तनांक भराओ, तब आपका समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में आपको सूत्र पूछेगा ही पूछेगा। अब मैं इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ना तो मैं थ्योरी करा रहा हूँ ना डेरिवेशन करा रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो देखें अगला प्रश्न, देखें क्या है। तो 13वां प्रश्न है हमें, 100 माइक्रोफेरेड की समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। तो ध्यान से देखें, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। कैसे है, तो कोई संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, क्या प्रश्न है 13वां, मैं लिख लेता हूँ 13वां प्रश्न है। तो ये आपका कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, और समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता दे रखी है वो दे रखी है 100 माइक्रोफेरेड। ये शुरुआत की संधारित्र की धारिता, तो C1 मान लेता हूं मैं इसे। अब जिस समय इसकी धारिता 100 माइक्रोफेरेड है, उस समय आपका जो विभव दे रखा है वो दे रखा है आपका 400 वोल्ट। तो यहां मैं लिखूंगा जो विभव है आपका, इसे मैं V1 मान लेता हूं, ये आपका 400 वोल्ट। ठीक है सर। अब इसमें कह रहा है कि यदि मैं आपकी दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी d होती है उसे मैं आधा कर दूं, यानी पहले दूरी थी d और मैंने बाद में दूरी कर दी आधी d/2, तो बताओ विभव, नया विभव कितना होगा और नई ऊर्जा कितनी होगी, नई ऊर्जा कितनी होगी। ये दो चीज मुझसे पूछी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि दूरी का जो प्रभाव संधारित्र की धारिता पर पड़ता है उसे निकाल लेता हूँ। अच्छा, उससे पहले भी एक चीज और निकाल लेते हैं, आवेश। क्योंकि आवेश है, आप दूरी कम करो या ज्यादा करो, आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं पहले का आवेश निकाल लेता हूँ। तो मुझे पता है कि आवेश अगर मुझे निकालना है तो आवेश बराबर होता है धारिता इंटू विभव। तो Q1 बराबर C1 इंटू V1, या 1 लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि आवेश आपका, आप दूरी कम करें या ज्यादा करें, आवेश उतना ही रहेगा। तो Q बराबर C1 V1,
तो C बने आपका 100 माइक्रो इंटू V बने आपका 400, तो ये हो जाएगा आपका 40,000 माइक्रो कूलम आपका आवेश। तो ये आपका फाइनली आवेश तो आ गया। सर अब क्या करें? तो अब मैं निकालता हूं नई संधारित्र की धारिता। जब आपके इन दोनों के बीच की दूरी आधी कर दी गई है तो धारिता कितनी होगी? तो जब प्लेटों की बात करता है तो संधारित्र की धारिता का निकालने का फॉर्मूला होता है A/F∗D। अब इसमें जो C का मान है वो मुझे दे रखा है, C1 कितना 100 माइक्रोफेरेड और A/D1 है यहाँ पर, क्योंकि पुरानी जो बीच की दूरी है वो D है। ये समीकरण नंबर मैंने 1 लिख दिया आपका, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब मैं जो नई संधारित्र की धारिता वो निकालता हूं। तो अब मैंने दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कर दी आधी कर दी। तो अब जो नई संधारित्र की धारिता आएगी C2 वो आएगी A/D2 और A/D2 का मान कितना है? D/2, 2 चली आएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा 2A/D। और यहाँ पर जो A/D है इसका मान आपका समीकरण 1 से मैं लिख लूंगा। तो समीकरण 1 से तो जो मेरे पास C2 आएगी नई संधारित्र की धारिता, तो 2 इंटू A/D, बताओ कितना है? 100 माइक्रोफेरेड। तो फाइनली जो आपकी नई संधारित्र की धारिता आई वो आई 200 माइक्रोफेरेड। अब जब मैंने दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी है तब मेरे पास संधारित्र की धारिता आई है 200 माइक्रोफेरेड। तो क्या विभव पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा। तो अब मैं विभव निकाल लेता हूँ। तो विभव बराबर होता है, जो नया विभव मैं V2 निकालूंगा, जो मैंने कहा था यहाँ पर V2 मुझे यहाँ पर निकालना है। तो विभव निकालने का होना है आपका Q/C2। तो आवेश तो सेम वही रहेगा, आवेश जो कितना पहले था जो उतना अभी रहेगा। तो 40,000 माइक्रो बट्टे C2 कितना है? C2 हमारा है 200 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रो से माइक्रो कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और 2 से 400 कटेगा 200। जो नया विभव आया वो आया 200 वोल्ट। ये एक प्रश्न तो इसमें ये पूछा गया था कि नया विभव कितना आएगा, यानी कि अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी में आधी कर दूं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी में आधी कर दूं तो नया विभव कितना आएगा? तो नया विभव आ गया आपका 200 वोल्ट। ये 200 वोल्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगला प्रश्न इसी में पूछा गया है कि ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ऊर्जा, तो जब आपसे ऊर्जा पूछता है तो U बराबर होना होता है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 C कितनी है सर? तो C है हमारी 200 माइक्रो फेरड इंटू V कितना है? V तो V है हमारा 200, तो यहाँ भी 200 इंटू 200 ये आ जाएगा। अब सर आपने 200 माइक्रो फेरड क्यों लिया है, 100 क्यों लिया? तो देखो उसने ऊर्जा कब पूछी है? जब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी है, और जब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आधी हमने कर दी है तब ऊर्जा हो कितनी गई है? तब ऊर्जा होगी हमारे पास 200 माइक्रोफेरड। तो तभी तो निकालेंगे हम U। तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। यहाँ C लिखेंगे हम नई वाली जो 200 है, और B भी लिखेंगे नई वाला, तो पूछा ही उसने तभी है कि जब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तब बताओ ऊर्जा। तो 1/2 C और V स्क्वायर का, तो V 200 है तो 200 इंटू 200। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो 2 जीरो ये 2 जीरो ये 2 जीरो ये 10 की पावर 6 जीरो माइक्रोन से कट जाएंगी। कैसे कट जाएंगी? तो 1/2 गुणा ये 2 ये 2 ये 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर 2 जीरो 2 जीरो 0 6 और गुणा माइक्रोन होता है 10 की पावर -6, 10 के माइनस से 10 का +6 कट जाएगा और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार। तो जो ऊर्जा आएगी वो आएगी आपकी 4 जूल। 4 जूल। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था आपका। 2 प्रश्न पूछे गए थे। आपका एक प्रश्न था इसमें आपका विभव निकालना था, नया विभव, जब उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी, और जब उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर जाए तो हमें इसमें आपकी ऊर्जा भी पूछी थी। हमने दोनों ही हमने कर लिए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें गॉस की प्रमेय लिखो। जितने भी प्रश्न हैं आप यूं समझ लो सभी इंपोर्टेंट है। अगर मैं इस वीडियो में इनको नहीं करा रहा हूं तो आप अपनी कॉपी खोलकर इन्हीं को याद कर लें। गॉस की प्रमेय क्या होती है ये इंपोर्टेंट है। आपका अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजक निकालो। विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजक क्या होता है वो निकालना है इसमें। आगे आपका दो समांतर धाराएं, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। दो समांतर धाराएं लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल, ये दो तार हैं इनके बीच में कितना बल लगेगा, बहुत बार पूछा गया है। आपका किरचॉफ के वोल्टता का नियम, किरचॉफ के दो नियम होते हैं। किरचॉफ का पहला नियम होता है, एक दूसरा नियम होता है। दोनों ही आपके इंपोर्टेंट, दोनों ही इंपोर्टेंट है एकदम। अगला जो 15वां प्रश्न है ये आपका न्यूमेरिकल 5 नंबर में पेपर में अवश्य आपसे पूछा जाएगा। ये वही प्रश्न है, बच्चे इन्हें देखकर डरते हैं। ध्यान आया? अगर आपने आंसर लगाए होंगे या पुराने पेपर उठाकर देखे होंगे
तब ऐसे प्रश्न हैं जो आप सोचते हो कि सर ये कैसे होते हैं, तो आज मैं कराऊंगा, आप ध्यान से देख लेना कैसे इन प्रश्नों को करते हैं। आज के बाद कभी भूलना मत, जितने मैं नियम कराऊं यहाँ पर सभी ध्यान से रखना। तो एक बाय एक करके मैं से नए पेज से इस प्रश्न को आपको समझाता हूँ, देखें ध्यान से। बोर्ड एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है। सभी बच्चे अपनी तैयारी ध्यानपूर्वक करते रहें और हमसे जुड़े रहें। अगर आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इस प्रश्न में आपको पूछा क्या गया है, तो सबसे पहले मैं इस प्रश्न का चित्र यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। इसमें आपका एक ए बिंदु है, यहाँ पर आपकी बैटरी लगी हुई है, ये आपका 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर एक बी बिंदु है, नीचे भी आपकी बैटरी लगी हुई है और ये आपका 1 ओम का प्रतिरोध है, इधर आपका 2 ओम का प्रतिरोध है, इधर फिर एक बैटरी लगी हुई है और फिर इसमें एक और बैटरी लगी हुई है और फिर आपका प्रतिरोध है। वाह क्या प्रश्न है। और फिर बीच में भी उसने टांग दिया है, कहीं मतलब कसर नहीं छोड़ी है। ये 2 वोल्ट, ये आपका 2 ओम, ये आपका 1 ओम, ये आपका 1 वोल्ट, ये आपका 3 वोल्ट, ये 3, ये 1, ये 1। कुछ रह तो नहीं गया? ए बी सी डी, ये ए बी और आपका यहाँ सी और डी, ये प्रश्न है। वैसे तो मैंने ये आपका प्रश्न पीछे वीडियो में करा चुका हूँ, अगर आप पीछे वीडियो देखना चाहें तो वहां देखना, नहीं तो यहाँ पर मैं कराई रहा हूँ। तो इसमें पूछा गया बिंदु बी और डी के बीच विभवांतर, बिंदु बी और डी के बीच विभवांतर। तो मुझे बिंदु बी और डी के बीच में ना इस तार में वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज होता क्या है? तो वोल्टेज होता है धारा गुणा प्रतिरोध। तो मेरे पास में प्रतिरोध तो है यार 2 ओम, लेकिन धारा इस तार में नहीं है। तो मेरा मकसद ये रहेगा कि मैं इस तार में धारा कैसे भी निकाल लूँ। आगे है 3 वोल्ट वाली सेल में धारा। 3 वोल्ट वाली सेल कौन सी है सर? तो बिल्कुल 3 वोल्ट वाली ये सेल। तो इस सेल में कितनी धारा जा रही है? इस सेल की धारा वही होगी जो इस तार में धारा होगी। तो मैं क्या करता हूं, मुझे करना क्या है, मुझे धारा निकालनी है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, और ऐसे प्रश्न से कोई भी आपका इधर क्वेश्चन बन जाएगा, किसमें धारा पूछे, किसमें वोल्टेज पूछे, सभी का आप आंसर दे पाओ। अब देखें ध्यान से मैं क्या करता हूँ। सबसे पहला काम करना है आपको धारा का बंटवारा, धारा का बंटवारा। और धारा का जो बंटवारा करेंगे वो आप किसी एक सेल से करेंगे, एक सेल से। करने को तो आप ज्यादा सेलों से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आपको एक सलाह देता हूं कि किसी एक सेल से करो। अब जिस सेल से आपने धारा ली है, जिस सेल से आप धारा लेते हो, सेल से धारा लेते हो, धारा लेते हो, धारा लेते हो, पूरे परपथ में घुमाकर, पूरे परपथ में घुमाकर, घुमाकर उसी को वापस कर दो। और ये तो ही कायदे की बात, उसी को वापस कर दो। लेकिन अब आप वापस नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। को वापस कर दो भाई, तुमने जिससे जो चीज ली उसे वापस कर दो, तो ये तो ईमानदारी है। अब तुम नहीं वापस करो, ये गलत बात है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात तो याद रखेंगे, दूसरा काम आपको करना है बंद पास। क्या लेना है? बंद पास का चयन करना है। बंद पास होता है मतलब बंद रास्ता, जिस बिंदु से चलो वापस लौट कर आप उसी बिंदु पर आ जाओ, तो ये कहलाता है बंद पास। तीसरा काम होता है आपका बंद पास, में बनाऊंगा वही बताऊंगा। अब देखो, सबसे पहले मैं धारा का बंटवारा करता हूँ। तो मैं किसी एक सेल में से, बैटरी में से आपकी धारा निकाल लेता हूँ, किसी एक सेल से। आप बताओ किससे निकालूं? 2 से, 1 से, 3 से। तो आप कैसे बताओगे? रिकॉर्डेड वीडियो है, आप नहीं बता पाओगे। लाइव होती तो इसमें कमेंट में कर देते, और कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। तो मैंने मान लिया है आपका कि इस वाले सेल से मैंने धारा निकाल ली है। मान लो इस वाले सेल से निकाल ली मैंने आई धारा। हमेशा धारा बड़े डंडे में से निकलती है, तो ये आपका बड़ा डंडा है, इस बड़े डंडे में से प्लस में धारा आई निकली। ये धारा इस प्रकार जाती है, ए से नीचे आती है, नीचे आती है, यहाँ पर आई, और यहाँ पर इसमें 2 तार मिले तो दोनों में बट गई। तो इस तार में मान ली मैंने I2 धारा गई, इस तार में मान ली मैंने I1 धारा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो बढ़िया भाई। इधर से मान लो पाइप में पानी आया, इधर 2 पाइप हो गए, तो दोनों पाइप में पानी बटेगा। तो इसी प्रकार धारा आई इधर से और 2 भागों में बट गई। अब ये I1 धारा इधर चल रही है, इधर चल रही है, इधर चल रही है, यूं गई, यूं गई, यूं गई। यहाँ भी आपकी I1 धारा है, I1, और I1 धारा आपकी यहाँ पहुंच गई, और I2 धारा यहीं पहुंच गई। तो I1 और I2 दोनों मिली, और मिल के फिर मैंने वापस इसमें I धारा बैटरी में पहुंचा दी। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जिस सेल में से आप करंट निकालो, वापस उसी को लौटा दो, पूरे परिपथ में घुमाकर। अब मैं बंद पास का चयन करता हूँ। तो जब मैंने धाराएं 2 बांटी हैं, तो मैं बंद पास 3 लूंगा, और जब मैं धाराएं 3 बांटूंगा तो मैं बंद पास 4 लूंगा। बच्चे पूछते हैं सर बंद पास आप 2 ले लेते हो, कभी 3 ले लेते हो, ये लेते कैसे? तो बंद पास मैं क्या कर रहा हूँ, जब धारा 2 बार बट जाए तो 3 बंद पास लो, तो मैं 3 समीकरण बनाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि आपको ना 3 समीकरण बनानी है, कैसे भी करो, चाहे 2 बंद पास लो, या 3 बंद पास लो, या 4 बंद पास लो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना जानना है कि मुझे सर बस 3 समीकरण चाहिए।
3 समीकरण को सॉल्व करके मैं सभी धाराओं के मान निकालूंगा और जो प्रश्न पूछा उसका आंसर दूंगा। टाइम बर्बाद नहीं करो सर, आप आगे बढ़ जाओ। तो मैं बंद पास लेता हूँ इसमें। तो सबसे पहला बंद पास लेता हूँ A B D A, या तो ये ले लो, ए से चलो घूम फिर के ए पे आ जाओ, या फिर इधर से चलो A D B A यूं आ जाओ, या फिर पूरे में चक्कर लगा लो यूं करके, या फिर इधर से चक्कर लगा लो। बंद पास होना चाहिए किधर से भी। तो मैंने बंद पास लिया A D B A। तो बंद पास लिया मैंने, बंद पास A A और B और D A में। चलो चलते हैं। अब एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पर जो कुछ 2 नियम और हैं उन्हें और बता देता हूं मैं। बंद पास में अगर कोई बैटरी आ जाती है, बैटरी, तो उसका भैया कैसे लिखेंगे। यदि मैं जाता हूं इधर साइड में, मैं गया प्लस से अंदर गया और माइनस से निकला, तो भैया उसका माइनस में लिखेंगे। और यदि बंद पास में बैटरी अगर ऐसे जा जाती है, ऐसे, मैं अगर माइनस में अंदर गया और प्लस से निकला हूं, तो आप उस बैटरी का भैया प्लस में लिखोगे। क्या समझे। अगर बंद पास के क्रम में अगर आप बैटरी के धन ध्रुव में प्रवेश करते हो, ऋण ध्रुव से निकलते हो, तो भैया आपका ऋण आएगा। और अगर ऋण ध्रुव में प्रवेश करते हो, धन ध्रुव से निकलते हो, तो आपका भैया धन आएगा। अच्छा, और क्या बात याद रखेंगे, और आप याद रखेंगे अगर कोई प्रतिरोध आ गया, अगर कोई प्रतिरोध आ गया और उसमें आ गई धारा, तो धारा जब प्रतिरोध से मिलेगी तो अवयव बनेगा। तो अब इसका अवयव किस में लोगे। तो अब मान लो कि मैं जा रहा हूं ए से बी की तरफ और धारा मेरे साथ जा रही है। जैसे बंद पास का क्रम है ए से बी, और इस तार में धारा है वो भी ए से बी है, तो हमें इसमें जो आपका अवयव है वो माइनस कर लेंगे आई आर। लेकिन अगर ए बी तार में, इसमें ए बी तार में धारा जा रही है इधर ए से बी, यहाँ पर प्रतिरोध है आर, और मैं आ रहा हूं इधर बी से ए, उल्टा, धारा के विपरीत में उल्टा, तब मैं लूंगा यहाँ पर भैया प्लस का आई आर। ये 4 बातें आप ध्यान रखें, मजा ही आ जाएगा। क्या बातें हैं। अगर बैटरी का भैया, चलो यहाँ करते हैं, करते जाऊंगा या बता जाऊंगा, ठीक है, और समझ में आ जाएगा। चलते हैं। तो बंद पास में नंबर चलते हैं। जैसे ए बिंदु है, तो मैं ए बिंदु से बंद पर पास के अनुसार चलूंगा। ए से मुझे जाना है बी पर, तो मैं ए से जाऊंगा, रास्ते में क्या पड़ा मेरे पास, बैटरी। तो बैटरी पड़ी है, तो बैटरी का वोल्टेज में लिखना है ये 2 वोल्ट। कैसे लिखूंगा मैं, तो बैटरी में ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं प्लस ध्रुव में अंदर गया, माइनस से निकला, तो बैटरी का वैल्यू लिखूंगा माइनस के 2। आगे बढ़ा मैं, आगे आया प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मैं वैल्यू कैसे लिखूंगा। तो देखो ध्यान से, मैं जा रहा हूँ ए से बी, और यहाँ पर धारा आ रही है आपकी इधर से ये देखो, ये आ रही है ये आई धारा आ रही है बी से ए, तो उल्टा क्रम है। मैं जा रहा हूँ ए से बी, धारा आ रही है बी से ए, तो उल्टा क्रम बन गया। जब उल्टा क्रम बनेगा तो हम लेंगे प्लस का, ये बताया था आपका नीचे यहाँ पर। जब उल्टा क्रम लेंगे, मैं जा रहा हूँ ए से बी और धारा आ रही है बी से ए, मैं जा रहा हूँ आपका धारा जा रही है ए से बी और आपका मैं आ रहा हूँ बी से ए, उल्टा क्रम हुआ आपका, तो मैं वहां पर प्लस लूंगा। तो यहाँ पर इसका जो 2 ओम के प्रतिरोध का जो विभव होगा वो हो जाएगा आपका प्लस के 2i, क्योंकि विभव बनता है प्रतिरोध और गुणा उसमें बहने वाली धारा से। तो इसका 2 ओम का प्रतिरोध है और 2 ओम में बहने वाली धारा आई है, तो 2i। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं ए से पहुंच गया बी पर, सभी मुसीबतों का सामना करते हुए मैं बी पर पहुंच गया। मैंने अपनी इंटर की आधी क्लास गुजार ली। अब आधे के लास्ट के महीने बचे हैं, अब चल रहे हैं बी से हम डी की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ से जनवरी और फरवरी और दिसंबर काटेंगे हम यहाँ से। तो बी से चला मैं डी की तरफ, रास्ते में पड़ा प्रतिरोध 2 ओम। जब मैं बी से डी की तरफ जा रहा हूं, तो धारा की तरह है डी से बी की तरफ उल्टे में, तो मैं लिखूंगा प्लस के 2i2। जब मैं इस तार का जो विभव लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, प्लस के 2i2। विभव मुझे लिखना है विभव, और विभव होता है धारा गुणा प्रतिरोध, और इस तार में धारा है सर i2 और प्रतिरोध है 2 ओम, तो 2 इंटू i2। सर प्लस क्यों लिया, क्योंकि मैं आ रहा हूं बी से डी और धारा जा रही है डी से बी, विपरीत क्रम प्लस चिन्ह। फाइनल, आगे बढ़ जाओ। तो ये हमारे आपके जनवरी दिसंबर निकल गए। अब आता है लास्ट मंथ फरवरी आपका बोर्ड एग्जाम का। तो डी से मुझे वापस जाना है ए पर, ठीक है ना। तो मैं रास्ते में चला तो मुझे फिर प्रतिरोध मिला। अब प्रतिरोध का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है, और उसमें धारा कितनी है, ऊपर से धारा कितनी आ रही है, आई, तो आई धारा है। मैं लिख लिया, ये वोल्टेज तो लिख लिया। अब आगे मुझे पता करना है कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में, तो बताओ। तो मैं जा रहा हूँ डी से ए, धारा आ रही है ए से डी, तो यहाँ भी प्लस, विपरीत क्रम तो प्लस, विपरीत क्रम प्लस, विपरीत क्रम प्लस, याद कर लो आप। अब रास्ते में जैसे मैं प्रतिरोध से आगे बढ़ा तो मुझे बैटरी मिल गई। अब बैटरी के मैं ऋण ध्रुव से अंदर गया और प्लस से निकल गया। ये बड़ा डंडा आपका प्लस का है और ये आपका माइनस का है, तो माइनस के में से प्रवेश किया और प्लस के में से निकल गया, तो प्लस के में से निकल गया तो आपका बैटरी का वोल्टेज प्लस का हो जाएगा।
अब इन सब विभवों का जो योग होता है वो शून्य होता है। यही तो किरचॉफ का दूसरा नियम है कि किसी बंद पास में सभी विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सभी विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बंद पास में सभी विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब यहां से मैं एक अच्छा सा फॉर्मूला बनाता हूं, देखो आप। तो 2i और 1i ये हो गया आपका 3i, सर बिल्कुल सही, प्लस के 2i2, यहाँ पर -2, यहाँ पर +1, तो यहाँ बचेगा -1 बराबर 0। यहाँ से 3i प्लस 2i2 बराबर 1, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। आप बंद पास लगाकर ऐसे एक बढ़िया सा बड़ा ही मलूक सा आप एक समीकरण बना लोगे। ठीक है सर, बना लिया, आगे बढ़ जाओ। अब एक बंद पास लिया, एक बंद पास और लेना है, तो वहां से एक समीकरण और बन जाएगा। तो दूसरा बंद पास मैं लेता हूँ आपकी आपकी परेशानी दूर करने के लिए। यहां से चलते हैं बी से। तो बंद पास, कोई सा भी बंद पास ले लो, आंसर सेम ही आएंगे। बंद पास बी सी डी बी में, बी से चला बी पे पहुंच गया, बंद पास क्लियर। बी सी डी और बी, ये बंद पास एकदम बेस्ट है। चलो अब इसमें करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं। तो बी से चलते हैं, क्या क्या रास्ते में आता है उन सभी मुसीबतों का सामना करेंगे। तो बी से चला मैं, तो रास्ते में ये प्रतिरोध आया, भाई 1 ओम का प्रतिरोध है, तो मैं 1 ओम लिख लेता हूं। अब मैंने प्रतिरोध तो लिख लिया, अब इसमें धारा कितनी है, तो धारा हमारी देखो ये आ रही, ये I1 धारा इधर गई और C से ऊपर भी ये I1 धारा इसमें गई है, तो I1 धारा इसके अंदर हो गई है बी, तो I1 धारा यहाँ पर लिख लूंगा मैं। अब सर ये प्लस का है कि माइनस का है, तो ध्यान से देखो, मैं आ रहा हूं बी से सी, मैं आ रहा हूं बी से सी, और धारा जा रही है सी से बी, धारा जा रही है सी से बी, तो क्या होगा, विपरीत क्रम यानी प्लस, तो मैंने प्लस का एकदम ही सही लिखा है। ठीक है सर, आगे बढ़ जाओ। अब जैसे मैं बी से आगे बढ़ा प्रतिरोध को नाप के, तो मेरे रास्ते में आ गई बैटरी। अब बैटरी का मुझे मुसीबत का कैसे सामना करना है कि माइनस में से घुसूंगा और प्लस में से निकलूंगा, तो बैटरी का वोल्टेज में प्लस का 1 वोल्ट यहाँ लिख दूंगा। वोल्टेज को लिखो या मन लिखो, ठीक है, 1 वोल्ट में यहाँ लिख दूंगा। आगे बढ़ जाओ, अब आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। बी से सी पहुंच गया, अब मैं जाऊंगा आपका सी से आपका डी। तो जैसे ही सी से आगे बढ़ा तो रास्ते में फिर बैटरी आ गई, तो बैटरी का मैं आपका किस में से प्रवेश किया, प्लस में से घुसा और माइनस में से निकला, तो इस बैटरी का भी मैं लूंगा -3। आगे फिर मैं आगे बढ़ा तो फिर प्रतिरोध मिल गया, बी से सी चला, सी से मैं जा रहा हूँ डी, तो रास्ते में पड़ा प्रतिरोध 3 ओम, तो 3 ओम का सामना कैसे करूंगा मैं, तो 3 ओम में लिख लेता हूँ, और उसमें कितनी धारा है, I1 सभी को दिख रही है, I1 उसके बगल में है, उसमें अंदर घुस रही है I1। अब भी ना दिखे ना तो कोई ढंग सा कुआ ढूंढ ले बेटा तू। तो 3I1 और सी से मैं जा रहा हूँ डी, अब मैं जा रहा हूँ सी से डी, मैं जा रहा हूँ सी से डी, धारा जा रही है डी से सी, धारा जा रही है डी से सी, उल्टा उल्टा क्रम यानी प्लस, तो ये प्लस का दिया हो जाएगा। मैं डी पे पहुंच गया, अब डी से मुझे लौट कर आपका बी पे ही जाना है, तो डी से मैं लौट कर बी पे गया, तो अब यहां पर देखो मैं जा रहा हूं डी से बी, धारा भी जा रही है डी से बी, सेम क्रम धारा को और मीरा का दोनों का सेम क्रम, यानी कि आपका माइनस चिन्ह आ जाएगा। और अब मैं लिखूंगा भैव, तो भैव हो जाएगा 2 × I2, बस हो गया भैव, और बराबर सभी क्या होगा 0, सभी का बीजगणित योग 0 होता है। अब इसका भी बड़ा प्यारा सा मलूक सा समीकरण बना लो। तो मैं क्या करता हूँ, 1I1 3I1, ये हो जाएगा आपका 4I1, और आपका माइनस के 2I2, और -3 में से प्लस बन गया, -2 बराबर 0, 4I1 -2I2 बराबर 2, ये आपका 2 उधर पहुंच जाएगा। सर इसमें एक काम नहीं कर सकते क्या, 2 कॉमन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते, जितना हो सके समीकरण को सरल कर लो। यहाँ 2I1 माइनस के I2 बराबर 2, 2 से 2 कट गया, तो आपका 2I1 - I2 बराबर 1। बड़ा प्यारा सा समीकरण आपके सामने, समीकरण नंबर 2 आ गया। तो मेरे पास बंद पास के तरीके से एक समीकरण ये बनेगा, एक समीकरण ये बनेगा। अब मुझे एक समीकरण और बनाना है, चाहे तो उसे बंद पास के नियम से बना लो, चाहे एक तरीका और है समीकरण बनाने का। तो देखो वो क्या है, तो मैं क्या करता हूं, अब मैं लूंगा किरचॉफ के पहले नियम की मदद। तो किरचॉफ के दूसरे नियम की हमने बहुत इज्जत कर ली, उसकी सहायता से हमने 2 समीकरण बना लिए। अब किरचॉफ के पहले नियम को भी पूछ लो। तो किरचॉफ के पहले नियम से, किरचॉफ के पहले नियम से, तो किरचॉफ का पहला नियम कहता है किसी संधि पर आने वाली धाराओं का, ये आपका किरचॉफ का पहला नियम है, पहला नियम नहीं सिर्फ पहला नियम, हाँ वही, यह संधि नियम भी इसे हम कहते हैं, संधि नियम भी कहते हैं। तो किरचॉफ का जो पहला जो संधि नियम है वो कहता गया है किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं का। तो संधि होती क्या है कि जहाँ मतलब एक ऐसी जगह यहाँ पर आपके 2 से अधिक तार मिले, 2 से अधिक तार जहां मिल जाए वो संधि है। अब इसमें संधि ढूंढो, तो ये संधि है सर,
नहीं है सर, चूतिया थोड़ी ना हूं मैं, ये संधि थोड़ी है। क्यों नहीं है संधि? क्योंकि यहाँ पर दो तार मिल रहे हैं, एक ये संधि नहीं है। ये संधि है? नहीं है, यहाँ भी दो तार है। ये संधि है? बिल्कुल है संधि सर। यहाँ पर एक दो तीन, ये संधि है। ये संधि है? बिल्कुल है, एक दो तीन। तो जहां पर दो से अधिक तार आपस में मिले वो संधि कहलाती है। तो यहाँ पर संधि एक बी है, एक संधि डी है। तो मैं यहाँ पर संधि बी से लिखता हूं। तो संधि बी की अगर मैं बात करूं, संधि बी की, तो इस पर आपकी आने वाली धाराएं हैं I1 और I2 और जाने वाली धारा है I। ये आपकी I धारा इससे जा रही है और इस पर आने वाली है I2, I1, जाने वाली I। तो एक तरफ लिखूंगा मैं I, क्योंकि जाने वाली धारा I और आने वाली धाराएं I1 प्लस I2, यही तो हो जाएगा। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। तो 3 समीकरण आ गए। अब तीनों को सॉल्व करके अब यहां से आपका काम करेगा मैथ। अगर आपको समीकरण सॉल्व करना आता है, मैथ आपका अच्छा है, तो आप इस प्रश्न को कर लोगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूं। तो मैथ भी अच्छा होना चाहिए फिजिक्स के साथ। तो इन तीनों प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार हल करते हैं। तो मैं पहले दो समीकरण ऐसे बनाता हूं जिनमें सेम चीज है। जैसे यहाँ पर इसमें I1 और I2 है और इसमें आपका I और I2 है, तो इसको मैं ना I1 I2 में चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ मुझे I का मान पता हो तो I का मान मैं यहाँ से निकाल लूंगा। निकालना क्या है ये मेरे पास I का मान I1 I2। तो मैं लिखूंगा समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने मजा आएगा, टेंशन मतलब देख जाओ। तो इसमें मैं रखूंगा ए, इस वाले में आई की रख दूंगा, नीचे आ जाओ। तो 3 है तो आई की जगह I1 प्लस I2 प्लस 2I2 और आपका बराबर 1। इसे सॉल्व करो तो 3 का अंदर गुणा करूंगा तो 3I1 प्लस 3I2 प्लस 2I2 बराबर 1। ठीक है सर। तो 3I1 प्लस 3I2 और 2I2 5I2 बराबर 1। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब मेरे पास दो समीकरण ऐसे बनेंगे जिसमें I1 और I2 है। अब मैं इन दोनों को विलोपन विधि, कौन सी विधि, जो विधि आपको आए, दोनों को सॉल्व करके I1 I2 के मान निकाल लूं। अब मैं यहाँ पर कौन सी विधि लगाऊं? तो दूसरा और चौथा जो आपका समीकरण है उनमें किसी का गुणा करो और बराबर करके काट दो। तो जैसे कि यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका 1 है, इसमें आपका यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 है। तो मैं क्या करता हूँ, I2 को बराबर कर लेता हूँ। तो I2 को बराबर करने के लिए मुझे समीकरण 2 में 5 गुणा करना पड़ेगा। और समीकरण 2 में जैसे ही 5 गुणा करूंगा, ये 5I2 यहाँ हो जाएगा, 5I2 यहाँ हो जाएगा। अब फिर ये 5I2 से कट जाएगा, तो यहाँ माइनस है या प्लस है। कब कटेगा? जब मैं लिखूंगा जोड़ने पर। इतना तो आप जानते ही होंगे। तो मैं लिखता हूं, हाँ ध्यान से देखा जरा, समीकरण 2 में 5 का गुणा करके समीकरण 4 से जोड़ने पर ये काम कर दो। राइटिंग थोड़ा मेरा खराब है, नेक थोड़ा खराब है। नेक भी कह रहे हो सर आप, थोड़ा भी कह रहे हो, चक्कर क्या है आपका? तो राइटिंग थोड़ा खराब है, थोड़ा मैनेज कर लेना जो है। तो आपका देखो, तो जो आपका समीकरण दूसरा था वो था आपका 2I1 माइनस के I2 बराबर 1। इसमें मैंने गुणा कर दिया 5 का, ये हो जाएगा 10I1 माइनस के 5I2 बराबर 5। और एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 2I1 माइनस I2 बराबर 1। ये है 351, ये आपका 3, 5 और 1। अब बताओ जोड़ दो तो ये कट गया, ये हो गया 10 और 3 13I1 और ये हो गया आपका 5 और 1 6। अब यहां से I1 का मान आ गया 6/13। तो I1 का मान आ गया 6/13। अब मैं निकालूंगा I2 का मान। तो इस I1 के मान को इस समीकरण में रख दो आप, चौथे में। तो समीकरण 4 में अब तो कुछ नहीं है, I1 का मान रखने पर 5 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। अगर आपको ये करना आ गया, ये समीकरण करना, फॉलो करना ये आ गया, तो मजा ही आ जाएगा बेटा। इस प्रश्न को हराना अच्छा काम नहीं होता। जो आपके अच्छे प्लेयर होते हैं ना, वही इस प्रकार की गेंदों को खेल पाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? इस प्रकार की अच्छी गेंद को एक अच्छा प्लेयर ही खेल सकता है। जो आपके टुच्चू मुच्चू है ना, वो तो देखते छोड़ देते हैं इन प्रश्नों को। समीकरण 4 में I1 का मान रख दो। समीकरण 4 है 3I1 प्लस 5I2 बराबर 1। तो 3 इंटू I1 का मान है 6/13 प्लस 5I2 बराबर 1। ये हो गया 6×3 18/13
प्लस 5i2 बराबर 1। अब मैं 18/13 को उधर ले जाता हूँ, तो 5i2 बराबर 1 माइनस 18/13। कोई बात नहीं, माइनस में आंसर आई, कोई टेंशन नहीं। इसके नीचे एक मान लो, सॉल्व करो उसे, तो 13 माइनस 18 बराबर 5/13। तो बड़ा बढ़िया आंसर आया है आपका 5i2 बराबर माइनस 5/13 होगा, क्योंकि यहाँ पर 13 में से 18 जाएगा तो 5 बचेगा माइनस के, 5 से 5 कट गया। तो जो आपकी i2 आई है वो आई है माइनस के 1/13 एम्पियर। अब इसमें पूछा क्या है उस पर काम करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया था आपका बिंदु बी व डी के बीच विभवांतर। तो बी और डी के बीच विभवांतर मुझसे पूछा गया था। तो बी व डी के बीच विभवांतर। अब विभवांतर निकालने का फॉर्मूला क्या है? विभवांतर निकालने का फॉर्मूला है V बराबर आई आर। और बिंदु बी और डी के बीच का प्रतिरोध तो मुझे पता है 2 ओम है, लेकिन आई कितनी है? तो देखो इधर, तो देखो ध्यान से, अब बी और डी के बीच में कौन सी धारा है? i2। और i2 का यहाँ मान कितना आया है? i2 का मान कितना है? माइनस के 1/13। रख दो माइनस के 1/13। तो जो विभव आएगा वो आएगा 2/13 वोल्ट। माइनस के, माइनस का चिन्ह बस इतना बताता है कि जो हमने दिशा ली है धारा की वो थोड़ी उल्टी लेती है, उसका और कुछ मतलब नहीं है माइनस का। यहाँ पर आप माइनस लिखें या मन लिखें, 2/13 वोल्ट आ जाएगा आपका विभव। किसका आ जाएगा? किसका? कहाँ? इस बी और डी बिंदुओं के बीच में तार लगाया 2 ओम का, ये 2 ओम का प्रतिरोध कितना वोल्टेज ले रहा है इन चारों बैटरियों से? तो ये ले रहा है 2/13 वोल्टेज। ठीक है। अब एक प्रश्न और पूछा गया इसमें, तो 3 वोल्ट वाली सेल में धारा, 3 वोल्ट वाली ये रही, 3 वोल्ट वाली सेल में धारा है कितनी? i1। तो आ गया आंसर। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम 3 वोल्ट वाली सेल में धारा, सेल में धारा। और 3 वोल्ट वाली सेल में धारा कितनी है? i1। और कितनी है वो? 6/13 एम्पियर। 6/13 एम्पियर। तो इस प्रकार इसमें और भी कुछ पूछ सकता था, जैसे ये पूछता कि 3 ओम में कितना वोल्टेज है, ये पूछता इस 1 ओम पर कितना वोल्टेज है, ये पूछता है इस 2 ओम पर कितना वोल्टेज है, ये पूछता है ये वाली बैटरी कितनी धारा निकाल रही है, ये पूछता है इसमें ये वाली बैटरी कितनी धारा निकाल रही है, ये वाली बैटरी कितनी धारा निकाल रही है, इस पर कितना वोल्टेज है, इस पर कुछ भी पूछ लेता, आप सबका आंसर देख सकते हो, आप सबका आंसर दे देते। मैं क्या कह रहा हूँ, i1 निकाल लिया, i2 निकाल लिया। अब इन i1 i2 के मानों को अगर आप इस समीकरण में रख दोगे तो आपको, सॉरी इसमें रख दोगे तो आपको i का भी मान मिल जाएगा। और जब i धारा मिल गई तो आप इस पर भी विभव निकाल सकते हो, इस पर भी विभव निकाल सकते हो, इसमें धारा निकाल सकते हो, इसमें धारा निकाल सकते हो, इस पर विभव निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जब आपने धाराओं के मान निकाल लिए। इस प्रकार के प्रश्न पेपर में 5 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा ही प्रश्न था, मजा ही आ गया। अगला प्रश्न है हमारा बड़ा अच्छा प्रश्न 16वां। ये जो अभी हमने किया है वो 15वां था। अब चलते हैं 16वें प्रश्न पर। तो 16वां प्रश्न क्या है कि इसमें 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड, ये आपके 5 संधारित्र लगे हुए हैं। सर मुझे बिल्कुल हिलना नहीं बैठ रहा है कि ये समांतर में है श्रेणी में। सर कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को? तो देखो कुछ नहीं है, हो जाएगा। अरे सर आप तो हो जाएगा हो जाएगा करता रहता हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या टेंशन है? तो जब कभी, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, जब कभी आपके 5 या 6 प्रतिरोध हों, गिनती के 5 या 6 प्रतिरोध, और उसमें आपको हिलना नहीं बैठ रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, तो वहां पर आपका लगता है बीट स्टोन सेतु। बीट स्टोन सेतु चेक करो कहीं वहां पर बीट स्टोन सेतु तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर मैं इस प्रश्न में 16वें प्रश्न में चेक करूंगा कहीं बीट स्टोन सेतु तो नहीं है। सर होता क्या ये बीट स्टोन सेतु? कोई पत्थर पत्थर पुल बुल है क्या ये? नहीं नहीं ना, राम सेतु नहीं है बेटा, ये बीट स्टोन सेतु है। इसमें हमें ये कंडीशन लगानी पड़ती है P/Q बराबर R/S वाली। अगर ये कंडीशन बेटा फॉलो हो गई तो समझो आपके मजे मजे जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई। बीट स्टोन सेतु वहां पर लग गया, और बीट स्टोन सेतु लग गया तो मजे मजे आ गए। अब देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है ये कंडीशन फॉलो। तो इस जो प्रतिरोध को मैं P मानता हूँ, इसको Q मानता हूँ, इधर वाले को R मानता हूँ, इधर वाले को S मानता हूँ। जो साइड साइड वाले होते हैं ना उन्हीं को मानते हैं, बीच वाले को नहीं मानते। तो अब आप देखें ये कंडीशन फॉलो हो रही है नहीं हो रही। तो P/Q यानी 3/3, ठीक है सर लिख लेता हूँ 3/3 बराबर R/S यानी 6/6। तो सर ये तो बराबर हो गया, एक बराबर एक, तो मजे मजे आ गए ना आगे। जब ये कंडीशन किसी भी, ये संधारित्रों में भी काम करती है, प्रतिरोधों में भी काम करता है। व्हीट स्टोन सेतु का नियम संधारित्रों में लग जाता है और आपका प्रतिरोधों में भी लग जाता है। आप ये ध्यान रखें, ये नहीं सोचेंगे प्रतिरोधों में ही काम करता है, संधारित्रों में भी लग जाता है।
तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आपकी कंडीशन लागू हो गई यहाँ पर। तो जो बीच वाला जो संधारित्र है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, और बीच वाला जो आपका संधारित्र है उसका कोई महत्व नहीं रह गया। तो जो ऊपर वाले दोनों हैं ये जुड़ेंगे श्रेणी में, नीचे वाले दोनों ये जुड़ेंगे श्रेणी में, और जो आएगा वो जुड़ेंगे समांतर क्रम में। तो देखो ये चित्र ना वो किस प्रकार बन जाएगा, यहाँ पर बीच से तू काम करेगा, ये कट गया। अब इस चित्र को मैं बढ़िया तरह से बनाता हूँ। देखो ये चित्र आपका ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे, इसमें 3 ओम, सॉरी सर क्या कर रहे हो सर आप, कहाँ धान है सर आपका, कहाँ धान है। एक संधारित्र ये, एक संधारित्र ये, और यहाँ पर एक संधारित्र नीचे, एक संधारित्र नीचे, इस प्रकार ये चित्र बन जाएगा। जो 8 माइक्रोफेड था ना बीच में था यहाँ पर, वो कट गया। तो ये जो है ना ये 3 और ये ऊपर वाला 3, सॉरी 6, ये दोनों श्रेणी में, और नीचे वाला 3 और 6 ये भी श्रेणी में। जब मैं ऊपर के श्रेणी में नीचे की श्रेणी जोड़ दूंगा तो जो यहाँ पर एक संधारित्र नीचे संधारित्र बन जाएगा वो आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे। अरे गलत बात है, क्या कर रहे हो सर आप, सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ देखो। तो ऊपर के दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा। तो ध्यान से देखें अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूं, देखो ध्यान से। जब जब आप दो संधारित्रों को जब आप दो संधारित्रों को किस में जोड़ते हो, श्रेणी क्रम में, तो सीधे उनका जोड़ने का तरीका है ऊपर कर दो उनका गुणा, नीचे कर दो उनका जोड़, तो आपके वो जुड़ जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर 2 है, नीचे भी 2 है। तो मान लो मैंने इसका नाम दे दिया C1, इसका नाम दे दिया मैंने C2, इसका नाम दे दिया C3, इसका नाम C4। तो आपको इन चारों में किसका नाम अच्छा लगा, सर C2 का नाम हमको अच्छा लगा, क्योंकि C2 तो हमारे गांव में भी है। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाले दोनों का तुल्य संधारित्र निकालता हूँ। तो मान लो कि C1 और C2 को जोड़ के जो नया संधारित्र बना उसका नाम मैंने रख दिया है C12। तो ऊपर तो गुणा कर देता हूँ 6 गुणा 3, और नीचे कर देता हूँ जोड़। तो बताओ कितना हो गया, 6 3 18 बट्टे 9, 9 से कट गए 2 बार। तो ऊपर वालों के दोनों का योग आ गया 2, नीचे वालों का भी 2 ही आएगा, 6 और 3 है। तो नीचे वाला जो C34 है वो उनका ऊपर का C3 इंटू C4 बट्टे C3 प्लस C4 कर दो। तो ऊपर भी 6 3 18 बट्टे 9, ये कट के 2 हो जाएगा। तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2। अब समांतर क्रम में जोड़ देंगे इसे, C तुल्य यहाँ पर आ जाएगा C12 प्लस C34 बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4 माइक्रोफेराड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 4 माइक्रोफेराड आ जाएगा। समांतर क्रम में तो जाइएगा सीधा जोड़ देते हैं, ऊपर 2 है नीचे 2 है, 2 और 2 4 हो जाएगा। समांतर क्रम में सीधा जोड़ देते हैं, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 डॉट डॉट डॉट। तो ध्यान रखेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम का ये वाला फॉर्मूला है, तुल्य प्रतिरोध नहीं तुल्य धारिता निकालने का। अगर मैं यहाँ पर संधारित्रों में समांतर क्रम का लिखूं तो 3 4 संधारित्र आपके समांतर क्रम में है, उन तीनों चारों संधारित्रों को आपका तुल्य संधारित्र निकालना है, यानी उन तीनों चारों की तुल्य धारिता निकालनी है। तो संधारित्र का जो समांतर क्रम संयोजन है वो है आपका C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट डॉट। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रतिरोधों का ये होता है और श्रेणी का, अगर मैं श्रेणी का प्रतिरोधों का लिखूं, श्रेणी क्रम का प्रतिरोधों का लिखूं तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी हो। और समांतर क्रम का प्रतिरोधों का होता है आपका R1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट। तो आप ये 4 फॉर्मूले याद रखो, ये आपने क्लास 10th हाई स्कूल में पढ़े होंगे। तो जो प्रतिरोधों के जो आपने क्लास 10th हाई स्कूल में पढ़े हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम, उनके उल्टे कर दो तो वो संधारित्र के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बन जाती है। क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लें। क्लास 10th में तुमने प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रखे हैं। अब उन प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजनों के फॉर्मूला का आप उल्टा कर देते हो तो आपके संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं चलता हूं आपके अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है, मैं पढ़ते हैं पहले। तो इसमें अगला प्रश्न है 17वां, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण क्या है। तो ये आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले चैप्टर में आपको गुण सभी आपको याद होने चाहिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला आया अथवा में सीधे कि अनुनाद अवस्था में श्रेणी एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति का सूत्र लिखो। तो जब परिपथ में अनुनाद की कंडीशन पैदा होती है तब वहां पर उसकी प्रतिबाधा क्या होती है Z, और उसकी अनुनादी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी F क्या होती है, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है।
नीचे इसी में एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को हम करते हैं क्योंकि हम इस वीडियो में आपके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अगला जो 17वां प्रश्न है उसे ध्यान से देखें मैं क्या कह रहा हूं। हर प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है और हर प्रश्न बोर्ड के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके सामने प्रश्न है वो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पूछे गए प्रश्नों को हमें पढ़कर यह अंदाजा लगता है कि पेपर कैसा बनता है, कैसे पेपर में प्रश्न आते हैं। तो मैं पढ़ता हूं आगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व, तो मैं लिख लेता हूं कि एल बराबर जो प्रेरकत्व है आपका एल बराबर वो 100 मिली हेनरी है। मिली हेनरी इसका मात्रक होता है प्रेरकत्व का। अब श्रेणी क्रम में इसके एक पे तो मैं लिख रहा हूं कि आपका 100 मिली हेनरी का तो प्रेरकत्व है, इसके श्रेणी क्रम में एक लगा है प्रतिरोध और एक लगा है संधारित्र। तो तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में एल सी आर, तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हुए हैं। अरे सर ये तो एलसीआर परपथ बन गया। हाँ तो बिल्कुल एलसीआर परपथ है। प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से ये प्रश्न, प्रत्यावर्ती वाला धारा जो है उस चैप्टर से एक प्रश्न आपका आना है 5 नंबर का। ये मुझसे लिख लो, मैं क्या कर रहा हूँ ये लिखवा लो मुझसे। ये 5 नंबर का आपका प्रत्यय धारा वाले चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और एक आपका किरचॉफ वाले में से बड़ा प्रश्न 5 नंबर का आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखें आप। तो एलसीआर परपथ है, उसमें एल का मान दे रखा है आपका 100 मिली हेनरी और ये तीनों जिस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े उसका मान दे रखा है 2 किलो हर्ट्ज। यानी इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 गुणा 10 की पावर 3 हर्ट्ज। ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 2 किलो बोला है उसने और जब मैं किलो को हर्ट्ज में बदलूंगा तो किलो तो कहीं भी आ जाए 10 की पावर 3 हजार से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अब मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है कि स्रोत से जुड़ा है, धारिता का मान क्या होना चाहिए जिससे अधिकतम धारा प्राप्त। ये जो लाइन इसने बोली है लास्ट में, यही लाइन में ये खेल गया बेटा। यही लाइन में पूरा प्रश्न बदल दिया इसने और यही लाइन बोलने पर ये प्रश्न तभी आप कर पाओगे। अगर ये लाइन ना बोलता तो प्रश्न में आप खो जाते। अधिकतम धारा प्राप्त हो तब मुझे संधारित्र की धारिता बताओ। तो ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं। इसने बोला है अधिकतम धारा यानी आई का मान मैक्सिमम हो और जब धारा का मान अधिकतम होता है तो उस परिपथ को हम बोलते हैं अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ। तो यहाँ पर जो आपका एलसीआर जो परिपथ है वो एक अनुनादी परिपथ है और अनुनादी ही परिपथ होता है जहां पर हमें धारा का मान अधिकतम प्राप्त होता है। और जब धारा का मान अधिकतम हो तो परिपथ कहलाना अनुनादी परिपथ और जब अनुनादी परिपथ होता है तो वहां आपको कंडीशन ध्यान रहोगी एक्स एल बराबर एक्स। अनुनादी परिपथ में अधिकतम धारा जब भी प्राप्त होती है जब प्रेरकत्व का प्रेरणिक प्रतिघात और धारिता का धारितीय प्रतिघात दोनों ही आपस में बराबर हो। ये कंडीशन आप ध्यान रखें अनुनादी परिपथ की। अगर ये कंडीशन ना याद होती तो आप इस प्रश्न को हला तक नहीं सकते। मैं क्या कह रहा हूं, ये कंडीशन आप याद रखें। अनुनादी परिपथ एलसीआर का ये एक परिपथ है जिसमें अधिकतम धारा प्राप्त की जाती है और जब अधिकतम धारा की बात करता है तो अनुनादी परिपथ होता है और अनुनादी परिपथ होगा तो एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये सर क्या है। तो अनुनादी परिपथ में जो पूरे परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो बराबर हो जाती है आर की। क्यों बराबर हो जाती है? क्योंकि वहां पर एक्सएल और एक्स सी बराबर हो जाते हैं, यदि एक दूसरे को काट देते हैं तो जो बड़ी बची जो प्रतिबाधा है वो प्रतिरोध के बराबर हो जाती है। अब इससे हमें कुछ नहीं लेना देना है, ये है इसमें मेन। तो एक्स एल होता है आपका ओमेगा एल और एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी। और मुझे निकालना क्या है प्रश्न में, तो प्रश्न में पूछा हुआ है धारिता का मान बता दे बेटा। धारिता का मान क्या होगा, धारिता सी पूछी हुई है तो सी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ओमेगा एल को नीचे ले आता हूँ। तो सी बराबर 1/ओमेगा पहले से है, ओमेगा एल नीचे आएगा तो ओमेगा स्क्वायर का एल हो जाएगा। अब मेरे पास 1/ओमेगा का मान होना चाहिए और एल का मान। तो जो ओमेगा का मान है मैं इस फ्रीक्वेंसी में से निकाल लूंगा। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो ये हो जाएगा 2 गुणा पाई गुणा एफ का मान 2 गुणा 10 की पावर 3। तो ये हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर 3। ये आपका कोणीय वेग ओमेगा आ गया। अब मैं इन दोनों के मान यहाँ रखता हूँ तो ओमेगा का मान तो हो गया 4 पाई गुणा 10 की पावर 3 और इसका कर लूंगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होल स्क्वायर है इंटू एल। एल है मेरे पास 100 मिली हेनरी यानी 10 की पावर -3। जैसा कि हमारे प्रश्न में दिया है 100 मिली हेनरी और मिली को मैं अगर हेनरी में बदलूंगा तो मिली में होते हैं 10 की पावर -3। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये सॉल्व करना है आपको और सी का आंसर आपके चरण कमलों में होगा। तो 10 की पावर -3 को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये 10 की पावर +3 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर यानी 16 और पाई स्क्वायर, तो 4 × 16 और पाई का स्क्वायर गुणा 10 की पावर 3 दूनी 6 और गुणा 10 की पावर 2।
अब क्या कर सकते हैं, तो ऊपर 10 की पावर 3, नीचे 16 पाई स्क्वायर, ये हो गया 10 की पावर 8। अब 10 की पावर 8 को भी ऊपर ले जाओ, तो c बराबर 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर -8 और नीचे 16 पाई स्क्वायर, ऊपर हो गया 10 की पावर -5 और नीचे हो गया 16 पाई स्क्वायर। अब सर क्या करें, तो अब कुछ नहीं करना है, ऊपर एक तो है आपका, एक में 16 का कर दो आप भाग, आराम से, कुछ नहीं करना है। तो c बराबर 16 का जब मैं एक में भाग करता हूं तो पॉइंट लगाऊंगा, जीरो नहीं गया, जीरो लगाई फिर चला गया, 16 6 96, 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा जीरो, 16 दूनी 32 और 8 बच गया जीरो, 16 पंजे 80। तो ये 16 का अगर एक में भाग दूंगा तो ये जाएगा 0.0625 गुणा 10 की पावर -5 और नीचे आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर पाई स्क्वायर का मान आप ऐसे ही रहने दें, कोई टेंशन नहीं, पॉइंट को ठीक कर दें, तो पॉइंट को मैं पीछे लाऊंगा, दो संख्या पीछे। हमेशा फिजिक्स में पॉइंट को हम पहली संख्या के पीछे लिखते हैं, तो पहली संख्या जो अंक है वो 6 है, तो 6 के पीछे लिखूंगा, और पॉइंट है यहाँ पर, तो मैं पॉइंट को दो संख्या पीछे लेकर आऊंगा यहाँ, तो ये हो जाएगा c बराबर 6.25 इंटू 10 टू पावर माइनस, जब दो संख्या पीछे लाया हूं तो घात में माइनस में 2 कर दूंगा, और यहाँ पर जाएगा -7 और नीचे पाई स्क्वायर। ये आपकी संधारित्र धारिता C आ जाएगी, और पीछे लिख दूंगा फैराड। ये आपकी संधारित्र धारिता एकदम राइट आ जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ऐसे करना है। यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ आपको, ये अनुनादी परिपथ, जब भी अनुनादी परिपथ कहे तो आप ये दो कंडीशन जरूर समझ जाना कि वहां पर उस परिपथ की प्रतिबाधा R के बराबर है और XL बराबर X। मैंने यहाँ पर अनुनादी परिपथ की कंडीशन कैसे समझी, उसने एक लाइन बोल दी कि यहाँ पर अधिकतम धारा है, जैसे ही उसने अधिकतम धारा बोला मैं तुरंत समझ गया कि बेटा ये तो LCR परिपथ है, और LCR परिपथ में अधिक धारा तो तभी प्राप्त की जा सकती है जब परिपथ अनुनादी परिपथ हो। बस तहीं से मैंने वहीं से मैंने एकदम धैड़ पैड़ करके एक्स बराबर एक्स करके और सी का मान निकाल लिया। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला आपका 18वां प्रश्न है, धारतीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, यानी यह प्रश्न भी 18वां आपके प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से है। चलो करते हैं 18वें प्रश्न को, मजा आ जाएगा। तो 18वें प्रश्न में क्या है, तो पहले तो मैं इसका चित्र बना लेता हूं। तो इसमें आपका ये स्वप्रेरकत्व दिया हुआ है, एक आपका संधारित्र है, एक आपका प्रतिरोध है, और ये तीनों के तीनों LCR परिपथ बन गए, तीनों के तीनों प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका 10 हेनरी है, ये आपका 20 माइक्रोफेरड है, और ये आपका 500 ओम है, और जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है वो V बराबर 200 sin 100 t है। ठीक है, अब सबसे पहले इन सबके मान लिखता हूं। तो L बराबर हो गया मेरे पास 10 है, C बराबर हो गया सर मेरे पास 200 माइक्रोफेरड, और R बराबर हो गया सर मेरे पास 500 ओम। ठीक है, अब V का फॉर्मूला और दे रखा है मेरे पास, तो V के इस फॉर्मूले की मैं तुलना कर दूंगा V बराबर V0 sin ओमेगा t से। जैसे ही मैं इसकी मेन प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समीकरण में तुलना करूंगा तो मेरे पास दो मान और मिल जाएंगे। क्या क्या सर, तो एक तो V0 का मान आ जाएगा 200, देखो तुलना करने पर, और ओमेगा का मान आ गया 100, दो मान और मिल गए। अब देखते हैं क्या पूछा हुआ है, अब मजा आएगा देखो। तो अब इसमें पूछा गया है आपका सबसे पहला धारतीय प्रतिघात, और धारतीय प्रतिघात होता है XC पूछा गया है। तो अगर बच्चा इस चैप्टर में तुझको, मैं क्या कह रहा हूं, आप सभी को इस चैप्टर के सभी फॉर्मूले याद है, सभी फॉर्मूले, देखो फॉर्मूले याद होना आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत मदद करता है। मैं मानता हूं कि न्यूमेरिकल करने में आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी काम आता है, और बहुत से न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आप प्रश्न को नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर्मूले आपके प्रश्न की आत्मा परमात्मा, जो कुछ बोले सब है, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो धारतीय प्रतिघात XC का होता है 1/ओमेगा C, अब 1/ओमेगा का मान कितना है 100, और गुणा C का मान कितना है 20 माइक्रो, यानी 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 को ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर +6 हो गया, और नीचे हो गया 2000। अगर 10 की पावर -6 को, सॉरी 10 की पावर -6 को ऊपर ले गया, 10 की पावर +6 बन गई, इसी में खोल दूं तो एक के पीछे 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगी, और नीचे 2000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, और 2 से 1000 कट गया 500, तो XC बराबर आएगा 500 ओम। ओम क्यों बोल रहा हूं पीछे, क्योंकि धारतीय प्रतिघात हो या प्रतिबाधा हो या प्रेरणिक प्रतिघात हो या प्रतिरोध हो, सभी का मात्रक ओम है। क्या बोले, ओम है। अब ये मैंने धारतीय प्रतिघात निकाला, ये हो गया। दूसरा है आपका प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात होता है आपका XL, और ये होता है ओमेगा L,
ओमेगा है आपका 100 ये दे रखा, इंटू एल है आपका 10। बताओ इससे सिंपल कुछ हो सकता है? तो एक्स एल बराबर आ गया 1000 ओम। ये भी ओम आएगा क्योंकि प्रेरक प्रतिघात, धात्य प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा सभी के मात्रक ओम होते हैं। आप लिख लो, याद कर लो। अब है परिपथ की प्रतिबाधा। भाई वाह, क्या अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। अगर 100 फॉर्मूला आपको याद है तो प्रश्न को करने का मजा ही कुछ अलग ही आएगा। तो जेड बराबर पूछिए, तो एल से आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है आपकी आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने एक्स एल का मान पहले क्यों लिखा है? तो जिसका मान आगे लिखते हो जिसका मान बड़ा हो। यहाँ पर एक्स एल आपका बड़ा है 1000, एक्स सी छोटा है 500। लिखो तो यहाँ पर, तो आर कितना है आपका 500 ओम, तो 500 ओम का स्क्वायर कर दो, 500 का स्क्वायर प्लस एक्स एल कितना है 1000, 1000 माइनस एक्स सी कितना है ये भी 500 और इसका होल स्क्वायर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, टेंशन नको। तो जेड बराबर हो जाएगा आपका रूट में 500 का स्क्वायर प्लस फिर 500 का स्क्वायर। तो यहाँ 1000 में से 500 जाएगा तो आपका क्या बचेगा? 500 ही बचेगा और 500 का स्क्वायर जाएगा। अब जेड बराबर मैं क्या करता हूँ, 500 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेके यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 और 500 का स्क्वायर जब बाहर आएगा तो जेड बराबर सिर्फ 500 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन रूट में रह जाएगा रूट 2 और ये आ जाएगा आपका जेड बराबर 500 रूट 2 ओम। ध्यान से देखें, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, 500 स्क्वायर यहाँ भी है प्लस 500 स्क्वायर यहाँ भी है। मैंने यहाँ से 500 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बच गया और प्लस यहाँ पर 1 बच गया, लेकिन 500 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 500 स्क्वायर से रूट कट गया, लेकिन अंदर रह गया रूट 2, तो रूट 2 मैंने यहाँ लिख दिया और ये आ गया आपकी प्रतिबाधा। तो जैसे ही मैंने ये किया तो धारतीय प्रतिघात ये भी हो गया 1 नंबर पक्का, प्रेरकीय प्रतिघात ये भी 1 नंबर पक्का, परिपथ की प्रतिबाधा 1 नंबर पक्का ये भी। अब पूछा है धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। वाह वाह, मजा ही मजा। फॉर्मूले आपको याद है तो क्वेश्चन को करने का मजा ही कुछ अलग है। तो जो टेन फाई जो कला होती है वो होती है एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो एक्स एल सर 1000 माइनस एक्स सी सर 500 बट्टे आर सर 500। बताओ क्या हो जाएगा? 500 बट्टे 500, 500 से 500 कटेगा तो बराबर 1, यानी टेन फाई बराबर आ गया 1 और फाई बराबर आ गया टेन इनवर्स 1। अब बताओ टेन में 1 किसका मान है? तो 45 का, तो फाई बराबर कलांतर आ गया 45 डिग्री। ये कलांतर आ गया आपका, ये कलांतर, कलांतर क्या समझा? कलांतर आप क्या आ गया? फाई बराबर 45 डिग्री। तो 1 नंबर ये पक्का हो गया। 5वां है परिपथ में धारा का शिखर मान। वाह वाह, मजा आ गया सर। धारा का शिखर मान अभी करता हूँ। तो धारा का शिखर मान होता है वो होता क्या है? तो धारा का शिखर मान होता है आई नॉट। ये मुझसे इसने पूछा है, आई नॉट कैसे निकालू सर, कैसे मुझे बता दो जल्दी। तो देखो, पहले मैं पूरे परिपथ की धारा निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं पूरे परिपथ की धारा निकाल लेता हूँ। तो धारा कैसे निकालेंगे? तो भैव बट्टे प्रतिरोध। तो धारा बराबर होगी आपकी, मैं क्या करता हूँ यहाँ लिखता हूँ आई नोट। ये आई नोट निकालनी होगी धारा का सेकंड, तो आई नोट बराबर ऊपर लूंगा मैं वी नोट और नीचे लूंगा मैं प्रतिरोध जेड। अगर मैं यहाँ ये लिखता आई आर एम एस बराबर ऊपर लिखता मैं वी आर एम एस और नीचे लिखता जेड, तो जब मैं आई आर एम एस निकालूंगा तो ऊपर वी आर एम एस लिखूंगा, प्रतिरोध तो नीचे आएगा ही आएगा। जब मैं इधर आई आर एम एस लिखता हूं तो उधर वी आर एम एस लिख जाएगा और नीचे जेड। तो मुझे आई आर एम एस निकालना है वर्ग माध्य मूल धारा का, तो मुझे वर्ग माध्य मूल मान पता होना चाहिए भैव का, जो कि इसमें नहीं पूछा है। मुझसे पूछा गया है धारा का अधिकतम मान, तो इधर मुझे भैव का अधिकतम मान बताओ, और मुझे भैव का अधिकतम मान भली भांति पता है, जो कि हमने तुलना करके यहाँ निकाला था 200। तो ऊपर आ जाएगा 200 और जेड का मान मैं अभी निकाल चुका हूँ 500 रूट 2, तो यहाँ मैं 500 रूट 2 लिख दूंगा। तो रूट 2 से ऊपर गुणा करूंगा, रूट 2 से नीचे, इसका मैं परिमेयकरण जो बोलते हैं वो कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 2 रूट 2 और नीचे हो जाएगा 5 गुणा रूट 2 का रूट 2 2, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया रूट 2 बट्टे 5। अब 5 का ऊपर 1 में भाग दे लो बेटा, तो आई नोट बराबर आ गया 0.2 और रूट 2 एम्पियर। भाई यहाँ पर 1 बचा, 1 का अगर 5 में भाग दोगे तो नहीं जाएगा, जीरो लगाएंगे, 5 दूनी 10। ये तो आप जानते होंगे भाग देना, तो अगर इतना भी नहीं जानते तो बेटा कर क्या रहे हो तुम, यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो ये हो जाएगा आपका आई नोट 0.2 रूट 2 एम्पियर। तो इस प्रकार इसमें हमने 5 प्रश्न आपके कर लिए, ठीक है ना। बड़ा अच्छा प्रश्न है, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। आपको यदि फॉर्मूले याद है तो आप इसको कर ले जाओगे बड़ी अच्छी तरीके से। यहाँ पर थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, परिपथ में धारा का शिखर मान होता है आपका आई नोट। अधिकतम मान बोलो, शिखर मान बोलो, कुछ भी बोल लो, ठीक है ना। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं,
कि IRMS बराबर I0/√2 इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले से निकालने के लिए आपको IRMS का मान पता होना चाहिए। फिर आप IRMS कहाँ से निकालोगे, तो आप IRMS कैसे निकाल सकते हो, तो IRMS बराबर VRMS/Z यहाँ से निकाल सकते हो। IRMS का मान इससे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकाल के IRMS का मान यहाँ रखोगे, फिर I0 का मान निकालोगे। अब इसमें से IRMS का मान निकालने के लिए सर छोड़ो भाड़ा में आन दो, समझ गया मैं, तुम तो सर आप खोल के रख देते हो उस प्रश्न को, ऐसे ही कर लूंगा मैं, हाँ हाँ भाई मैं समझ गया, तू ऐसे ही कर लेगा, भाड़ा में आन दो से IRMS बराबर, तो यहाँ पर आप सीधे करोगे I0 बराबर V0/Z। बिल्कुल बढ़िया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका प्रश्न है 19वां प्रश्न है, 2 नंबर का है, बड़ा ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। ध्यान से देखो क्या प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि चित्रानुसार तार AB में, तो ये आपका कोई तार है, ये तार है आपका AB में, और इसमें कुछ तीर लगा के लगा हुआ है ये इस प्रकार। AB में A से B की धारा, अच्छा ये A से B की धारा जा रही है, मैं कह रहा हूं कि इसमें A और जो B आपका तार है और A और B तार में धारा जा रही है A से B की ओर, ठीक है सर समझ गया मैं। अच्छा A से B की धारा जा रही है, वृद्धि हो रही है, अच्छा धारा का मान A से B की ओर बढ़ भी रहा है, ये और बात है। हर बात का, हर लाइन का, हर शब्द का मतलब होता है प्रश्न में, ये बात मेरी बात ध्यान रखना। प्रश्न में कोई भी बात जो बोलेगा प्रश्न वाला वो ऐसे सोच के हर चीज पेपर में लिखता है वो, ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। तो ए से बी की धारा के मान में वृद्धि हो रही है, धारा का मान बढ़ रहा है। तो लूप में यदि कोई प्रेरित धारा है तो उसकी दिशा क्या है, तो लूप जो आपका ऊपर जो बना हुआ है चित्र में ये वाला, इसमें कोई प्रेरित धारा है तो दिशा कितनी है उसकी, उधर दिशा कितनी है, मतलब मैं समझाता हूँ ध्यान से। अब लूप में कोई प्रेरित धारा है तो उसकी दिशा किधर है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर धारा का मान बढ़ रहा है, और जो धारा का मान बढ़ेगा तो ध्यान से देखें, धारा का मान निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र पर, सबसे पहली बात ये है। तो यहाँ पर धारा का मान बढ़ रहा है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और वो भी क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र वृद्धि कर रहा है। 3, 4, 5 मिनट 10 मिनट जितनी लगे लगने दो, कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है। प्रश्न छोटा है कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन का प्रश्न है, लेकिन हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। तो यहाँ पर धारा का मान बढ़ रहा है जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। अब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है वो किधर बढ़ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में दिशा निकाल सकता हूँ यहाँ पर जैसे गोले के अंदर, तो मैंने इस गोले के अंदर मैंने कोई पी बिंदु मान लिया है, और इस पी बिंदु को मैं चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकालूंगा किससे, दाएं हाथ की हथेली के नियम से। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है कि मैं चारों उंगलियों को इस अंगूठे के लंबवत रखूं, और ये अंगूठा रखूंगा चुंबकीय क्षेत्र दिशा में नहीं, ये अंगूठा रखूं मैं धारा की दिशा में। तो धारा बह रही है ए से बी की तरफ, तो मैंने अंगूठा कर दिया ए से बी की तरफ, और ये चारों उंगलियां होनी चाहिए पी बिंदु की ओर, तो पी बिंदु की ओर मैंने उंगलियां कर दी, तो इस प्रकार ये बन जाएगा। देख पा रहे हो आप चित्र में, फोन में देखो ध्यान से, देख पा रहे हो कि अंगूठा आपका धारा की दिशा में देखो ए से बी की तरफ, और चार उंगलियां इधर है, इधर पी की तरफ, तब हथेली से धक्का ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो चुंबक क्षेत्र है वो क्रॉस में ऊपर की तरफ है, इस पर क्रॉस नहीं सिर्फ डॉट में, क्रॉस का तो मतलब अंदर होता है, यहाँ पर चुंबक क्षेत्र ऊपर की ओर है जो बढ़ रहा है, ठीक है ना, ऊपर की ओर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है जो आपका डॉट की तरह है। अब यहाँ पर चुंबक क्षेत्र तो बन गया, चुंबकीय क्षेत्र के बनने से क्या होगा सर, फ्लक्स बन जाएगा। और आपके दो दो साइंटिस्ट कह कह के सिलट गए, फैराडे और दूसरे आपके हेनरी, दोनों ही साइंटिस्टों ने एक बात कही है, क्या बात कही है, कि जहां आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वहां आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ और प्रेरित धारा जरूर उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा तो जब उत्पन्न होगी जब पूरा का पूरा परिपथ बंद हो, तो यहाँ पर बंद है, यहाँ पर परिपथ देखो आपका ये बंद है, ये जो है जो सर्किल है इसे मैं डार्क कर रहा हूँ, ये जो बंद लूप है, ये वृत्ताकार लूप है, ये बंद है, तो यहाँ पर धारा तो बनेगी, उसे प्रेरित धारा कहेंगे। ध्यान से सुने, यहाँ पर धारा का मान ए से बी की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इस गोले के चारों ओर, इस गोले के अंदर, इस वृत्ताकार लूप के चारों ओर, वृत्ताकार लूप के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जो भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उसकी दिशा किधर है, ऊपर की ओर। ऐसे ही पेन में दिखाया आपको, पेन दिख रहा है, इसमें ऊपर की ओर ऐसे इस प्रकार आप में इस गोले के चारों ओर चुंबक क्षेत्र है। अब जब यहाँ चुंबक क्षेत्र बढ़ रहा है तो उससे आएगा आपका फ्लक्स, तो फ्लक्स भी यहाँ पर बढ़ रहा है, फ्लक्स आ गया, और फ्लक्स जब भी आएगा तो वहां पर प्रेरित धारा जरूर आती है। अब एक नियम और काम आएगा यहाँ पर, वो है लेंज का नियम। लेंज का नियम कहता है कि जिस थाली में खाती है धारा उसी में वो छेद करती है, यानी जिन कारणों से वो उत्पन्न होती है उन्हीं का विरोध करती है।
तो किस कारण से उत्पन्न हो रही है वो उत्पन्न हो रही है चुंबकीय क्षेत्र से। अगर यहाँ ये धारा से चुंबकीय क्षेत्र ना बनता तो चुंबक क्षेत्र से फ्लक्स में परिवर्तन ना होता, और फ्लक्स में परिवर्तन ना होता तो यहाँ पर धारा ना बनती। यहाँ प्रेरित धारा तो बनेगी, पर वो कैसी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये तार में धारा बह रही है आई, और यहाँ पर मैंने ये ली कुंडली। यहाँ पर जो आया है आपका चुंबक क्षेत्र बाहर की तरफ आया है लंबा, ठीक है, और ए से बी की तरफ धारा जा रही है, ठीक है। अब इसका मैंने केंद्र मान लिया ये। अब यहाँ पर इसमें जो वृत्ताकार आपका लूप है, इसमें जो धारा प्रवाहित होगी इस लूप में, वो कैसे होगी, इस प्रकार होगी, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने की, या इस प्रकार। तो ये जो धारा इसके अंदर जो बनेगी वो उन कारणों का विरोध करेगी जिनसे वो बन रही है। अब अगर इसमें ऊपर की ओर चुंबक क्षेत्र बन रहा है, उसी की वजह से तो इसमें धारा बन रही है, तो ये धारा इस परिपथ में, इस लूप में इस प्रकार उत्पन्न होगी जिससे वो अपना खुद का चुंबक क्षेत्र अंदर की ओर बनाए। क्या समझे, इसमें चुंबक क्षेत्र बन रहा है ऊपर की तरफ लंबवत, ऊपर की इस पेन की तरफ, पेन की साइड, इस पेन की तरह। देखो इस प्रकार, ये पेन ऊपर इसके लंबवत है ना, इसे लूप की लंबवत है, तो इसी लूप के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इस धारा की वजह से, वो बन रहा है इससे लंबवत बाहर की ओर। अब इस बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की वजह से फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से इस लूप में धारा बन जाएगी। अब वो धारा उन कारणों का विरोध करेगी जिनसे वो बन रही है। किससे बन रही है, चुंबकीय क्षेत्र से। तो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ बाहर की तरफ, तो वो धारा ऐसी बनेगी कि जिसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा, इस बाहर वाले को काटेगी, इससे ही तो बन रही है वो, तो इसी का विरोध करेगी। तो अब अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इस धारा का जो इसमें उत्पन्न है। अब बताओ कि जब धारा इसमें किस दिशा में घूमे कि अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र आई। तो देखो यहाँ पर काम आता है हमारे दाएं हाथ की उंगलियों का नियम। कैसे, कि हम इस चारों उंगलियों को घुमाते हैं, धारा जिधर घूम रही है, और इस अंगूठे को रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। लेकिन हमें यहाँ यही तो निकालना है कि धारा किस दिशा में घूम रही है, पर हमें एक चीज पता है कि चुंबकीय क्षेत्र इसमें किधर है, अंदर। तो अंदर अगर मैं उंगलियों को कर दूं ये इस प्रकार, तो धारा किधर घूमेगी, देखो ध्यान से, ये इधर, ये यूं करके, ये धारा की चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मैंने अपना अंगूठा कर दिया। ये अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की तरफ होता है आपका, तो मैंने अंगूठा इस लूप में अंदर की तरफ कर दिया, तो उंगलियां मेरी देखो इस प्रकार घूमेंगी क्लॉकवाइज। तो उंगलियां मेरी इसमें क्लॉकवाइज ये इस प्रकार घूम जाएंगी। एक लाइन का प्रश्न है, पर कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। इसमें पूछा गया है कि प्रेरित धारा, तो उसकी दिशा क्या होगी, तो प्रेरित धारा कैसे घूमेगी, ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, और ये क्या है, ये है घड़ी के घूमने की दिशा। घड़ी की जो सुई होती है वो इसी प्रकार तो घूमी है, इसी प्रकार, तो घड़ी के घूमने की दिशा है, और इसका नाम होता है आपका दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त एक लाइन का आंसर है कि जो आपकी लूप में जो धारा प्रवाहित होगी, लूप में धारा, उसकी दिशा होगी आपकी दक्षिणावर्त। एक बार मैं फिर आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। ए से बी की तरफ धारा उत्पन्न जा रही है आपकी, ए से बी की तरफ धारा जा रही है, और इस धारा का मान बढ़ रहा है। इस धारा की वजह से ओरस्टेड के नियम से इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। अब वो चुंबकीय क्षेत्र जहां बना है, इधर ये लूप रखा है, इधर साइड में जो लूप रखा है, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र बना है वो ऊपर की ओर लंबवत बना है, इस प्रकार ऊपर की ओर लंबवत, चारों ओर इस पर ऊपर की तरफ लंबवत बना है। अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसका मान भी बढ़ रहा है, क्योंकि तो धार में जो धारा जा रही है वो भी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, ये भी बढ़ रहा है। अब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो इसकी वजह से क्या हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब कभी भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा तो फ्लक्स में अवश्य परिवर्तन होगा। ये बात कही थी माइकल फैराडे ने और जोसेफ हेनरी ने, दोनों ने कही थी ये बात। तो जब कभी भी चुंबकीय क्षेत्र के मान में बदलाव होगा तो वहां पर एक फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स अगर आ गया तो वहां गारंटेड है आपका ईएमएफ और आई प्रेरित धारा दोनों आएंगे। अब ये आ तो गए यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन ये कैसे हैं, इस लूप में इस प्रकार क्लॉकवाइज हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज हैं, यानी ये इसमें जो धारा है वो वामावर्त है या दक्षिणावर्त है, किस प्रकार। तो लेंज के नियम, जो लेंज का नियम है वो बताता है धारा की दिशा। लेंज का नियम धारा की दिशा बताता है। उसने कैसे बताई धारा की दिशा, तो धारा उन कारणों का विरोध करती है जिनसे उत्पन्न हो रही है। तो ये चुंबक क्षेत्र जो ऊपर की तरफ बन रहा है, इसकी वजह से ही तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ था। क्या मानते हो, इसकी वजह से ही फ्लक्स में परिवर्तन हुआ था। अगर वो फ्लक्स में परिवर्तन ना होता तो धारा ना बनती। तो चुंबक क्षेत्र जो ऊपर की तरफ बन रहा है उसकी वजह से फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। अब फ्लक्स में परिवर्तन हुए धारा बनी। अब धारा इस प्रकार बनेगी कि इसके उल्टी दिशा में चुंबक क्षेत्र बनाए, इस प्रकार नीचे की ओर, ऐसे नीचे। तो इसमें धारा इस प्रकार प्रवाहित होगी जिससे उसका चुंबक क्षेत्र अंदर की ओर बने। क्यों बने, क्योंकि इसमें जो बाहर की तरफ चुंबक क्षेत्र बन रहा है उसकी वजह से यहाँ पर धारा बनी है,
और ये धारा क्या करती है, जिस थाली में खाती है उसी का छेद करती है। तो इस प्रकार दाएं हाथ की उंगलियों के नियम से हम यहाँ पर धारा की दिशा निकाल सकते हैं। ये 4 उंगलियां हम घुमाते हैं, इधर धारा घूम रही हो, और ये अंगूठा रखते हैं हम चुंबक क्षेत्र दिशा में। लेकिन यहाँ पर हमें यही निकालना है कि ये धारा किधर घूम रही है। तो मैं इस अंगूठे को रखूंगा चुंबक के क्षेत्र दिशा में। तो मुझे पता है कि इस तार में जो धारा उत्पन्न होगी उसका चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा, तो मैंने अंदर कर दिया आपका अंगूठा। अब बताओ, जब अंदर अंगूठा कर दिया तो मैं पीछे तो इन्हें घुमा नहीं सकता यूं करके, मैं घुमाऊंगा कैसे, आगे इस प्रकार। आगे मैं इन्हें किस प्रकार घुमाऊंगा, आपका यूं रख के आगे ये, आगे इस प्रकार मैं इन्हें घुमाऊंगा, इस प्रकार अंगूठा इस पर रख दिया मैंने, आगे इस प्रकार घुमाऊंगा, इस प्रकार यूं। तो इस प्रकार घुमाऊंगा तो ये धारा की दिशा इसमें यूं घूम जाएगी, अंदर की तरफ अंगूठा करूंगा मैं, इस प्रकार आगे की तरफ घुमा दूंगा, तो धारा इसमें यूं कर दक्षिणावर्त घूम जाएगी। आगे और अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक लाइन का प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय लग गया पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर अब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट कर देना, फिर बोर्ड पर आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। आगे इसमें स्वप्रेरण गुणांक के लिए एक केंद्रीय की परिभाषा एकदम इंपोर्टेंट है। आपको स्वप्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों में से किसी के लिए एक केंद्रीय की परिभाषा अवश्य आपको पेपर में पूछेगा। और ये तो आपका इंपोर्टेंट है, ये कि चुंबकीय वैद्युत ध्रुव की निरक्ष स्थिति और अक्ष स्थिति पर, ये आपकी दोनों ही इंपोर्टेंट है। तो इस प्रकार जो आपका फिजिक्स का जो मॉडल पेपर है, जो 2025 एग्जाम के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं और महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल हैं वो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। ठीक है, जो आपके टिक मार्क हैं, जो आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, ये आपका ना फर्स्ट फिजिक्स है। जो आपका स्थिर वैद्युत वाले चैप्टर से लेकर विद्युत आवेशता क्षेत्र वाले चैप्टर से लेकर विद्युत चुम्बकीय तरंग तक जो भाग है आपका फिजिक्स का प्रथम भाग, फर्स्ट फिजिक्स है, उसके मैंने सभी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल किस तरीके के बनते हैं और सभी इंपोर्टेंट टॉपिक करा दिए। ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, प्रश्न आपके समझ में आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज़ क्षमा करें और कमेंट जरूर करें, आपको कोई नहीं समझ में आता है तो उसके लिए। ठीक है, थैंक यू।